everyone, today we are going to learn Unit 1, Introduction to Cookery of Food Production. So let's read its objectives. So first objective हमारा क्या है कि जब कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होते हैं उनके ऊपर जब हीट दी जाती है, मतलब उनके ऊपर जब हीट अप्लाई की जाती है तो उनके ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, ये सारे जो हमारे होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि जो हम कुक करते हैं फूड को तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम उसे रॉ क्यों नहीं खा लेते, हम खाने को रॉ क्यों नहीं खा लेते, हमें कुक करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कुक करने का, तो हम वो भी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1.1 को पढ़ेंगे। तो सेक्शन 1.1 में बताया गया है द पर्पस ऑफ कुकिंग फूड इज़ टू ब्रेक इट डाउन फ्रॉम इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपलर फॉर्म सो दैट इट कैन बी कंज्यूम बाय द ह्यूमन बॉडी। देखो हम फूड को कुक इसलिए करते हैं ताकि हम जो फूड है उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे ताकि ह्यूमन बॉडी जो है उसे कंज्यूम कर ले। इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो सिर्फ सिंपलर सब्सटेंसेस को ही डाइजेस्ट कर पाती है। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है फूड का उसे डाइजेस्ट करने में ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, फूड को कुक करते हैं और उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और तभी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो उसे कंज्यूम कर पाती है। To break down the components of food, mainly the protein, fat, carbohydrate, vitamin and mineral, the effects of heat has to be understood. अब देखो जो हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है उन्हें हम क्या करते हैं, हम उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उन्हें हम क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। और वो मेनली कौन कौन से होते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड? प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं। तो हम जब हीट अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। तो हमें क्या देखना है इस चैप्टर में कि हीट के जो इफ़ेक्ट हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटीन को देखेंगे कि प्रोटीन पर जब हीट अप्लाई की जाती है तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। देखो प्रोटीन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है एंड रिपेयर में हेल्प करता है बॉडी के। अब देखो ये हमें हेल्प करता है ग्रोथ में और रिपेयर में, और ये दोनों ही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। अब इसके लिए हमें गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ प्रोटीन कौन कौन से हैं? मीट है, एग है, वीट है, पल्सेस है, फिश है, मिल्क प्रोडक्ट्स है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है प्रोटीन। जब हीट प्रोटीन के ऊपर अप्लाई की जाती है तो ये कोएगुलेट होता है। कोएगुलेट मतलब ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होने लग जाता है, हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है और ये ओपेक से वाइट कलर में हो जाता है। मतलब ओपेक मतलब तो आपको पता होगा कि जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, जिस ऑब्जेक्ट के आर पार हम नहीं देख सकते उसे हम ओपेक कहते हैं। तो प्रोटीन पहले उस फॉर्म में होता है, ओपेक की फॉर्म में होता है, एंड जब हीट अप्लाई की जाती है तो ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव हीट अप्लाई की जाती है, मतलब ओवर कुक किया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो रबरी एंड च्यूई बन जाता है। हम ये कब नोटिस कर सकते हैं, जब हम चिकन और मीट को ओवर कुक करते हैं तब हम देखते हैं कि जो चिकन और मीट होता है वो रबरी और च्यूई हो जाता है। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस कौन कौन से हैं? राइस है, वीट है, पोटैटोज़ है, प्लांटेन, टैपियोका एट्सेट्रा, ठीक है। अब इस पे दो तरह की हीट हम अप्लाई करते हैं, मॉइस्ट और ड्राई। मॉइस्ट मतलब जिसमें वाटर प्रेजेंट हो एंड ड्राई जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो, ठीक है। देखो अब हम सबसे पहले मॉइस्ट हीट में पढ़ेंगे। व्हेन moist heat is applied the starch in the food absorbs moisture and swells। होता क्या है कि जब moist heat अप्लाई की जाती है तो जो स्टार्च होता है जो
फूड का स्टार्च होता है, खाने के अंदर जो स्टार्च होता है वो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है एंड स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। आफ्टर सम टाइम इट बर्स्ट टू फॉर्म अ जेल, और जैसे जैसे वो मॉइस्चर का एब्जॉर्ब करता जाता है, फूलता जाता है, अब क्या होता है, वो बर्स्ट करता है और एक जेल फॉर्म करता है। इस प्रोसेस को हम जेलेटिनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, We have to handle the rice carefully since it continues to absorb moisture and might become a gel sticky by nature. अब देखो क्या होता है, अब जब हम राइस बनाते हैं तो आपने देखा होगा हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है जब हम राइस बनाते हैं, क्योंकि जो राइस होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता जाता है। हम कैसे बनाते हैं राइस को हम वाटर के अंदर डाल देते हैं एंड उसे बॉईल होने देते हैं। तो जब वो बॉईल होता है तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता जाता है कि वो बर्स्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमें उस पर ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि कहीं वो बर्स्ट ना हो जाए, जेल स्टिकी ना हो जाए। आपने देखा होगा स्टिकी राइस जो होते हैं वो यही होते हैं, उन्हें हम बहुत ज़्यादा जो होते हैं पका लेते हैं, जिसकी वजह से वो स्टिकी राइस बन जाते हैं, उनसे जेल जो होता है वो बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम जो नॉर्मली राइस खाते हैं दे आर नॉट स्टिकी राइस। हम क्या करते हैं, उन्हें ज़्यादा बॉयल ना करके इतना बॉयल करते हैं कि उससे वो ज़्यादा बर्स्ट ना हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ड्राई हीट के बारे में। तो जब ड्राई हीट अप्लाई की जाती है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर तो वो क्या हो जाता है, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे स्लाइस ऑफ ब्रेड है, उसे टोस्ट किया जाता है तो हम क्या देखते हैं, एक ब्राउनिश रिएक्शन होता है उसके ऊपर जो कि कैरामलाइजेशन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैट। ठीक है, फैट जो होता है ये हमें प्रोवाइड करता है हीट एंड एनर्जी। अब फैट के सोर्सेस क्या क्या है, मीट है, एग है, मिल्क है, नट्स है, ये सारे हैं। ठीक है, एट्सेट्रा। सो ये किससे बना होता है, जो फैट होता है वो किससे बना हुआ होता है, फैट बना हुआ होता है ट्राइग्लिसराइड से। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड किससे बना होता है, ट्राइग्लिसराइड बना हुआ होता है फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल से। ठीक है, जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में। आपने साइंस का चैप्टर 1 पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन होगा, उसमें होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट होता है जो कि जिस पर जब हम कुछ हीट या फिर लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो वो एक से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसमें टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो वैसे ही जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसमें जब हीट हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो फ्री फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड जिससे बना होता है उसी में ही कन्वर्ट होता है, उसी में ही डिवाइड होगा। ठीक है, वो किससे बना होता है, फ्री फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से बना होता है। तो जब हम उस पर हीट अप्लाई करेंगे तो उसके कंपोनेंट्स भी वही है, फ्री फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल है, तो वो उन्हीं को ही अपने अंदर से निकालेगा। ठीक है, किसको निकालेगा, जब वो डिकम्पोज होगा तो फ्री फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल ही निकलेंगे क्योंकि वो उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इफ़ दे आर कुक्ड फर्दर, जब हम उसे और ज़्यादा पकाते हैं तो जो ग्लाइसरॉल होता है वो एसरॉलिन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है। अब देखो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो ऑयल है वो हम डीप फ्राइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमने क्या किया, उसे हाई टेम्परेचर पे बनाया है या फिर हमने उसे रीयूज़ किया है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों में से कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो क्या करता है, अपना फ्लेवर छोड़ देता है और हमें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है उसे। अब हम पढ़ेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमारी इम्यूनिटी जो होती है, बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट, लेग्यूम्स, ये सारे जो होते हैं इसके सोर्सेज होते हैं। कुछ विटामिन्स जो होते हैं वो जैसे ही वाटर और हीट के इंट्रोडक्शन में आते हैं या फिर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं और 20 ऐसे डिफरेंट मिनरल्स हैं जो कि जब हीट के कांटेक्ट में आते हैं तो अनचेंज रहते हैं।
ठीक है। विटामिन ए और बी जो होते हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं, ना कि वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल मतलब फैट क्या होता है, ऑयल होता है, बटर होता है, ये सारे हमारे फैट होते हैं, तो फैट सोल्यूबल होते हैं, मतलब फैट में मिलते हैं हमें ए और बी, ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। एंड जब हम उसे कुक करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन सी और बी ये जो होते हैं ईज़िली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब हम इन्हें कुक करते हैं। जब हम वाटर को कुक करते हैं तो क्या होता है, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन सी और बी ईज़िली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। विटामिन सी बहुत जल्दी, बहुत ईज़िली जो होता है वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग फूड। अब हम फूड को कुक क्यों करते हैं, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू मेक द फूड मोर प्लेटेबल। प्लेटेबल मतलब जब हम फूड को देखें, मतलब जब हम फूड को कुक करते हैं तो वो और ज़्यादा सुंदर सा बन जाता है, ठीक है। और जब हम उसे प्लेट पे सर्व करते हैं तो मन करता है खा लो, ठीक है, तो वो मोर प्लेटेबल होता है, ठीक है, अच्छा लगे खाना को जैसे देखे वो अच्छा लगे, प्लेटेबल हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, टू हेल्प द डाइजेशन प्रोसेस सिंस द फूड कंपोनेंट्स आर ब्रोकन डाउन बाय इफेक्ट्स ऑफ हीट। अब क्या किया जाता है, जब हम कुक करते हैं तो इफ़ेक्ट ऑफ हीट, जो हीट होता है वो क्या करता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड को ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है वो उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है, तो इसमें भी ये हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट किल्स द बैक्टीरिया एंड कीप द फूड स्टराइल। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। जब हम फूड को कुक करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, तो जो बैक्टीरिया हो जाते हैं वो मर जाते हैं एंड जो फूड होता है वो स्टराइल हो जाता है। स्टराइल मतलब क्लीन हो जाता है, ठीक है। स्टराइल का मतलब क्लीन भी होता है और फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया ये भी होता है, ठीक है, और हाइजीनिक भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इट इम्प्रूव्स द आई अपील ऑफ द फूड। मतलब जैसे ही हम देखते हैं ना, मतलब जब हम खाने को फूड को कुक करते हैं तो क्या होता है, बहुत सुंदर सा लगने लग जाता है एंड हमारी आँखों को बहुत प्यारा सा लगने लग जाता है, हमें बहुत टेस्टी लगने लग जाता है एंड जल्दी से हमें खाने का मन करता है, तो उसे हम आई अपील बोलेंगे। अब फिफ्थ पॉइंट है, व्हेन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन इट एनहेंसेस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द डिश। अब जब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, अब देखो जब हम फूड को कुक नहीं करते हैं, जब हम फूड को कुक नहीं करेंगे तो क्या होता है, हम रॉ मटेरियल एक ही मटेरियल खाएंगे, ठीक है, एक ही रॉ मटेरियल खाएंगे। लेकिन जब हम उसे कुक करते हैं तो हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके प्रिपरेशन के लिए, जो कि उसके न्यूट्रिशन को और जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है डिश की उसे बढ़ाता है, उसे इन्हेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट में हमें बताया गया डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग चेंज द टेक्सचर ऑफ द फूड विच ब्रिंग्स फ्लेवर एंड अरोमा। अब देखो डिफरेंट मेथड्स होते हैं कुकिंग करने के, जो कि फूड के टेक्सचर को चेंज कर देता है, उसके फ्लेवर को, उसके अरोमा को चेंज कर देता है। सेवेंथ पॉइंट है कुक्ड फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। जब हम फूड को वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशंस ऑफ शिल्पी। तो आज हम करने वाले हैं फूड प्रोडक्शन का यूनिट 2, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ कुकिंग। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, मतलब इसमें क्या क्या करने वाले हैं हम, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सब हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मॉइस्ट कुकिंग मेथड, ड्राई मेथड्स ऑफ कुकिंग यूजिंग मीडियम ऑफ फैट, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है कि जैसे हम कुक करते हैं तो किस किस तरीके से हम कुक करते हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट मेथड्स जो यूज़ होते हैं कुक करने के लिए, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे मॉइस्ट मेथड हो गया, बॉइलिंग वगैरह, एंड ड्राई मेथड हो गया, रोस्टिंग, बारबेक्यू। तो ये सारे जो मेथड्स हैं इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र में वो सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे किस तरीके से हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं फूड पार्टिकल तक, ठीक है। तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स आ जाएंगे हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑल मेथड्स ऑफ कुकिंग रिक्वायर्स एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स।
मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जितने भी मेथड्स ऑफ कुकिंग है, चाहे वो ड्राई हो चाहे मॉइस्ट मेथड ऑफ कुकिंग हो, उन सब में एक या एक से ज़्यादा जो प्रिंसिपल्स है हीट ट्रांसफ़र के वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र के 4 प्रिंसिपल्स हैं: रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड इंडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में। तो रेडिएशन में बताया गया है कि हीट जो है वो डायरेक्टली पास करती है ऑब्जेक्ट तक। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है ग्रिलिंग। तो ग्रिलिंग में हम देखते हैं कि ग्रिल लगा होता है एंड उसके ऊपर फूड को रख दिया जाता है और नीचे से हीट आ रही होती है बाय कोल और समथिंग लाइक दिस। तो कोल वगैरह नीचे रखा होता है और उससे हीट आती है और ऊपर जो फूड होता है वो कुक हो रहा होता है, तो उसे ही हम ग्रिलिंग बोलते हैं। और इसमें हमें पता चल रहा है कि डायरेक्टली जो है वो फूड तक हीट जा रही है। अब रेडिएशन को यहाँ पे इन्होंने पिक्चर के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि कुकिंग रेडिएशन जो है वो किस तरीके से होती है। जैसे यहाँ पे ओवन का एग्जांपल दिया है। ओवन के ऊपर वाला जो सरफेस है यहाँ से हमें हीट मिल रही है एंड यहाँ पे हमारा फूड है। तो यहाँ से जो हीट मिल रही है डायरेक्टली जो है हीट फूड तक पहुँच रही है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे रेडिएशन प्रिंसिपल यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे मेटल या फिर पैन, यूटेंसिल्स, इन सब का यूज़ करके जो हीट है उसे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है फूड है। ठीक है, तो फूड तक जो है हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू पैन्स, यूटेंसिल्स, इन सब के थ्रू। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील वेसल। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, जैसे आप यूजुअली कुक करते हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, बट जब आप इसे ध्यान से समझोगे फोकस के साथ तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो हीटेड पार्टिकल्स होते हैं गैस और लिक्विड के, वो मूव करते हैं और इसके थ्रू जो है जो फूड है वो कुक होता है। ऑन हीटिंग द पार्टिकल्स एक्सपेंड। जब हम हीट करते हैं तो पार्टिकल्स एक्सपेंड करते हैं और फिर लेस डेंस बन जाते हैं और फिर राइज करते हैं। द कूलर पार्टिकल्स टेक देयर प्लेस। और फिर जो कूलर पार्टिकल्स है, ठंडे पार्टिकल है, वो उनकी जगह ले लेते हैं। जहाँ पे गर्म पार्टिकल्स थे वो तो ऊपर चले गए, लेकिन जो ठंडे पार्टिकल हैं अब वो उनकी जगह ले लेते हैं। अब आई थिंक बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे समझ ना आया हो, तो यहाँ पे हमें पिक्चर दी हुई है तो इससे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिक्विड करंट का एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे जैसे हीट आ रही है, ओके, ये पानी बॉईल हो रहा है। नीचे वाला जो पानी है वो सबसे पहले बॉईल होगा, ये सब जानते हैं। ठीक है, तो जब नीचे वाला पानी बॉईल हो जाएगा तो क्या होगा कि ये ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि ये गर्म हो रहा है, तो जो गर्म चीज़ होती है वो हल्की होती है, तो जो हल्की चीज़ होती है वो ऊपर उठ जाती है, राइज कर जाती है, तो ये ऊपर चला जाएगा। और जो ठंडा पानी है, ऊपर जो ठंडा पानी तैरा है जो अभी तक गर्म नहीं हुआ है, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आके गर्म पानी वाली जगह को ले लेगा एंड फिर अपने आप को गर्म करेगा। इसी को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करके फूड को कुक करते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जांपल है इंडक्शन स्टोव। इंडक्शन स्टोव में क्या होता है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स होती है जो क्रिएट की जाती हैं एंड जो यूटेंसिल वगैरह भी यूज़ किया जाता है वो भी ऐसा होना चाहिए कि वो मैग्नेट अट्रैक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मैग्नेट अट्रैक्टिंग नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा फूड कुक नहीं हो पाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो मैग्नेट अट्रैक्टिंग होना ज़रूरी होता है इसमें। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है कुकिंग मेथड्स। तो कुकिंग मेथड हमारे 3 हैं, हमने अभी ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था। मॉइस्ट मेथड है, ड्राई हीट मेथड है और मीडियम ऑफ फैक्ट है। तो अब ये सब है क्या, इन्हें अच्छे से ब्रीफली पढ़ लेते हैं कि अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं मॉइस्ट मेथड, ड्राई हीट मेथड, ये सब होते क्या है। तो मॉइस्ट हीट मेथड में क्या होता है कि हीट जो है वो फूड प्रोडक्ट तक
जो है वो पहुंचाई जाती है वाटर और स्टीम के थ्रू, ठीक है। मतलब पानी और स्टीम का यूज़ करके फूड को कुक किया जाता है, ठीक है। ड्राई हीट मेथड में क्या होता है, मॉइस्चर यूज़ नहीं होता है। सिंपल ये है कि मॉइस्चर यूज़ नहीं होता है। अब इसमें क्या क्या मतलब मॉइस्चर यूज़ नहीं होता तो क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, हॉट एयर, हॉट मेटल, रेडिएशन, ठीक है। हॉट एयर में हमारा आ जाता है ओवन, हॉट मेटल में आ जाता है ग्रिल, सेलेमेंडर, रेडिएशन में माइक्रोवेव, ठीक है। उसके बाद आता है मीडियम ऑफ फैट। मीडियम ऑफ फैट में क्या होता है, इस मेथड में जो हीट है वो फैट के थ्रू, मतलब आपका कुछ भी हो बटर हो सकता है, घी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, तो ये सब आपके फैट और ऑयल में आ जाते हैं, ठीक है। तो इन फैट के थ्रू जो है हीट को कंडक्ट किया जाता है फूड पार्टिकल तक, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है शेलो फ्राइंग एंड डीप फ्राइंग, ठीक है। अब आता है मॉइस्ट मेथड ऑफ हीट कुकिंग। इसमें सबसे पहला आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो बहुत रैपिडली बबल करता है। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब पानी गर्म होता है, बॉईल होने लग जाता है ना, तो बबल्स आने लग जाते हैं, पानी ऊपर ऊपर की तरफ आने लग जाता है एंड बहुत रैपिडली बबल करता है, ठीक है। उसके बाद और जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 212 फ़ारेनहाइट होता है सी लेवल में, ठीक है। एंड इसका एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिमरिंग। सिमरिंग में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो बहुत जेंटली बबल करता है, इतना ज़्यादा बबल नहीं करता है, बहुत मीडियम मॉडरेट बबलिंग होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसका टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस से 96 डिग्री सेल्सियस तक का होता है और इसे यूज़ किया जाता है स्टॉक्स बनाने के लिए। अब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक होता है जैसे किसी भी वेजिटेबल वगैरह का पानी, मतलब आपने क्या किया, वेजिटेबल्स लिए एंड उसे पानी में डाल दिया और उसे थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे हीट किया, ठीक है, उसे सिमर कर लिया, मतलब एक तरह से। तो जो आपने सिमर किया, धीरे धीरे उसके सारे न्यूट्रिएंट्स और सारा फ्लेवर जो है उस पानी में चला जाता है, तो उसी को हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो स्टॉक बनाने के लिए हम सिमरिंग का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं पोचिंग। पोचिंग में क्या होता है, जो लिक्विड है यूजुअली स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाता है, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में लिक्विड होता है एंड टेम्परेचर जो होता है वो 71 डिग्री सेल्सियस से 82 डिग्री सेल्सियस का होता है। लिक्विड जो है वो बबल नहीं कर रहा होता है, ठीक है। हमने ऊपर बॉइलिंग पढ़ा, सिमरिंग पढ़ा, दोनों में यहाँ पे आप देख सकते हो बबलिंग है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सिमरिंग में बबलिंग जो है बहुत जेंटली बताया गया है तो इसमें बबलिंग होती ही नहीं है, बबलिंग होती है बट इतनी ज़्यादा रैपिडली नहीं होती है जितनी ज़्यादा बॉइलिंग में होती है। लेकिन यहाँ पे पोचिंग में जो बबलिंग है वो बिल्कुल ही नहीं होती है, ठीक है, नॉट एक्चुअली बबलिंग, और इसी को हम पोचिंग कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है पोचिंग ऑफ फिश, एग्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं स्ट्यूइंग। स्ट्यूइंग में क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो फूड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड से सराउंडेड होते हैं, मतलब उसके आसपास जो भी फूड पार्टिकल होता है उसके आसपास लिक्विड होता है, ठीक है, एंड उसे कुक किया जाता है स्लो हीट पे ज़्यादा देर तक, ठीक है, एंड यूजुअली सर्व्ड अलॉन्ग विद द लिक्विड विच वाज यूज्ड फॉर स्ट्यूइंग। और जो लिक्विड यूज़ हुआ होता है स्ट्यूइंग के लिए उसी को सर्व किया, उसके साथ ही सर्व किया जाता है फूड को, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है स्ट्यू। उसके बाद आता है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग में क्या होता है कि इस मेथड में जो फूड पार्टिकल होता है उसे पार्शियली कुक किया जाता है, ठीक है, पानी के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल होता है वो हाफ कुक हो जाता है। मतलब इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है पोटैटोज़ फॉर फ्रेंच फ्राइज़। आपने देखा होगा कि फ्रेंच फ्राइज़ जब आप घर पे बनाते होगे या फिर बाहर कभी आपने देखा हो शायद, या फिर यूट्यूब कहीं और कहीं देखा हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले वो उसे पहले हाफ़ कुक करते हैं, क्योंकि हाफ़ कुक करने के बाद फिर उसे आधा कुक करने के बाद उसे फिर फ्राई करते हैं, ठीक है। तो इससे जो है ना, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है उसे। स्टीमिंग में क्या होता है कि जो फूड है, जो भी आप पका रहे हो उसे ना स्टीम में रख दिया जाता है, ठीक है, उसे एक्सपोज कर दिया जाता है डायरेक्टली टू स्टीम। मतलब
आपने इडली खाया होगा, इडली जो है उसे स्टीम करके ही बनाया जाता है। अब क्या होता है कि जो भी हम फूड पार्टिकल पका रहे होते हैं, मतलब स्टीम कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम पैन को ना कवर कर देते हैं या फिर उसे ना फॉइल से रैप कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि फूड में ना अपना खुद का वो अपना मॉइस्चर बनाना स्टार्ट कर देता है वो फूड, ठीक है। तो इसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या होता है, स्टीम होना स्टार्ट, मतलब स्टीम बननी स्टार्ट हो जाती है, अपना खुद का वो मॉइस्चर बना लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो कुक होना स्टार्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैकेट पोटैटोज़ और स्टीम्ड फिश। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है स्टीमर्स कैन बी यूज फॉर कुकिंग राइस, दाल दैट होल्ड्स द स्टीम अंडर प्रेशर, द टेम्परेचर वेरिंग फ्रॉम 106 डिग्री सेल्सियस टू 121 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीमर्स जो है उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं राइस, दाल वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टीमर्स में जो स्टीम है वो अंडर प्रेशर रहती है, मतलब उसे प्रेशर में रखते हैं, तो इस वजह से ना दाल और राइस बहुत अच्छे से बन जाते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर जो है 106 डिग्री सेल्सियस से 121 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत कम जो है डिज़ोल्व होते हैं। आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं ब्रीजिंग। ब्रीजिंग जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है दो मेथड्स का, स्ट्यूइंग और पॉट रोस्टिंग। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले पॉट रोस्टिंग की जाती है। जो फूड पार्टिकल है उसे ब्राउन किया जाता है, मतलब फ्राई किया जाता है फ़ैट में, ठीक है। फ़ैट मतलब ऑयल वगैरह, मतलब ब्राउन करने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। फिर उसके बाद स्ट्यूइंग होती है। स्ट्यूइंग में हमें पता है कि हम जिस लिक्विड में पकाते हैं उसी लिक्विड के साथ करते हैं, तो वही सेम चीज़ है कि यहाँ पे हम स्मॉल लिक्विड के साथ क्या करते हैं, इसे प्लेस करते हैं, मतलब जो भी हमने फ्राई किया होता है, ब्राउन किया होता है, उससे हम उसमें प्लेस कर देते हैं लिक्विड में। थोड़ी सी अमाउंट में होता है लिक्विड, तो उसे प्लेस कर देते हैं उसके अंदर और फिर उसे पकाते हैं। फिर जो लिक्विड है उसको मीट के साथ ही हम सर्व कर देते हैं। तो इसका एग्जांपल है आयरिश स्ट्यू, ठीक है। अब आते हैं ड्राई मेथड ऑफ कुकिंग। सो रोस्टिंग क्या होता है, जो फूड है वो सराउंडेड होता है ड्राई हॉट एयर से, ठीक है। ड्राई हॉट एयर से सराउंडेड होता है, मतलब आसपास ड्राई गरम हवा होती है जो कि ड्राई होती है, मॉइस्ट नहीं होती है, ठीक है। और यूजुअली इसे ओवन में या ओवर ओपन फायर, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि आग जलती रहती है, ठीक है, और उसके ऊपर ना खाना ऐसे करके, मतलब एक लकड़ी या फिर किसी भी स्टिक में फंसा के फिर उसे ना ऐसे गोल गोल घुमा के पकाया जाता है आग के ऊपर। तो ये क्या हो गया, ओवर ओपन फायर, ठीक है, या फिर ओवन में करते हैं। जो मीट है यूजुअली उसे कुक किया जाता है अनकवर्ड, ठीक है। अब आता है बेकिंग। ये टर्म जो है आपने सुना होगा ब्रेड, पेस्ट्रीज़, वेजिटेबल, फ़िश वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है। एंड इसमें ड्राई हीट ही अप्लाई होती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं बारबेक्यू। बारबेक्यू में क्या बोला है, इस मेथड में ड्राई हीट क्रिएट की जाती है हार्ड वुड या फिर हॉट कोल को बर्न करके, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कोल है, जो हीट हो रहा है, जिसे बर्न किया जा रहा है, तो उसका जो फ्लेवर है वो भी मीट के अंदर आ जाता है, ठीक है, जो कि हम बना रहे होते हैं। उसके बाद आता है ब्रॉयलिंग। ब्रॉयलिंग में क्या होता है, जो फूड है उसे कुक किया जाता है ड्राई हीट पे एंड ड्राई हीट के ऊपर। एंड इसके एग्जांपल है ब्रॉयलिंग ऑफ स्पाइसेस, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर से हीट आ रही है एंड मतलब सन की हीट आ रही है एंड ये सूख रहे हैं स्पाइसेस। तो जैसे ब्रॉयलिंग ऑफ स्पाइसेस फॉर इंडियन मसाला एंड ब्रॉयलिंग ऑफ चिकन एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग में क्या होता है, ओपन ग्रूव्ड ग्रिडल होती है। ये जो आपको जाली सा दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं ओपन ग्रूव्ड ग्रिडल। तो ये जो है इसे हीट सोर्स के ऊपर रखा जाता है, मतलब आप मान लो ये हीट है, ठीक है, ये हीट है और उसके ऊपर ना इस नेट टाइप चीज़ को, मतलब ओपन ग्रूव्ड ग्रिडल को रखा जाता है, ठीक है। और जो हीट है वो या तो चारकोल से आ रही होती है, या तो इलेक्ट्रिक एलिमेंट वगैरह यूज़ किया होता है, या फिर गैस हीटेड एलिमेंट यूज़ किया होता है। और इसका एग्जांपल है ग्रिल्ड चिकन, ठीक है। आगे चलते हैं ग्रिडलिंग।
ग्रिडलिंग क्या होता है कि ये एक सॉलिड सरफेस पे किया जाता है, मतलब एक सॉलिड सरफेस होता है जिसे हम ग्रिडल कहते हैं, जिस पे हम या तो फैट डालते हैं या तो नहीं डालते हैं। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर कुकिंग, ठीक है। तो फैट इसलिए डाला जाता है ताकि स्टिकिंग हम प्रिवेंट कर सके, रोक सके, और टेम्परेचर जो है इसका 175 डिग्री सेल्सियस तक का ही होता है, एंड स्टीक्स जो है इसके एग्जाम्पल है। सो अब नेक्स्ट मेथड ऑफ कुकिंग आता है मीडियम ऑफ फैट। तो इस पे सबसे पहला आता है सॉटे। सॉटे जो है एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है जंप। तो जब हम मीट वेजिटेबल वगैरह को टॉस करते हैं लेस ऑयल में, तो किस लिए करते हैं, ताकि उसमें एक स्लाइटली ब्राउनिंग इफेक्ट आ जाए, तो उसी को हम सॉटिंग बोलते हैं। मतलब उसे टॉस करते हैं लेस ऑयल में ताकि हम उसे स्लाइटली ब्राउनिंग इफेक्ट दे सके, और इसी को हम सॉटिंग कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है डीप फ्राइंग। तो डीप फ्राइंग में क्या होता है कि हम फूड को सबमर्ज कर देते हैं हॉट ऑयल में, ठीक है। इसमें जो है लेस फैट जो है फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है। मतलब एक तरह से आपने देखा होगा पकोड़े वगैरह जब आप खाते हो तो कभी कभी उनमें ना तेल भर जाता है, तो इसका मतलब है वो एब्जॉर्ब कर लिया, उसने फ़ैट को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। लेकिन डीप फ्राइंग में ऐसा नहीं होता। डीप फ्राइंग में क्या होता है कि वो कम फ़ैट को एब्जॉर्ब करता है और मॉइस्चर भी ये कम लूज़ करता है, ठीक है। और ना ये क्रिस्पी अट्रैक्टिव कलर भी देता है, और फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें हम कोट कर देते हैं बैटर के साथ या फिर क्रम के साथ, ताकि ना उसे हम हीट जो है ऑयल से आने वाली जो हीट है उससे बचा सके। क्योंकि जब ऑयल को हम अच्छे से हीट कर लेते हैं ना, तब जाके हम डीप फ्राइंग करते हैं, ठीक है। तो तब ऑयल बहुत ज़्यादा हीटेड होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो इस वजह से जब हम उसमें चीज़ें डालते, जो भी फूड पार्टिकल डालते, तो उसके जलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसमें क्रम्ब लगाया जाता है, बैटर लगाया जाता है ताकि वो जले ना। अप्रोप्रिएट टेम्परेचर जो है फ्राइंग का वो 175 डिग्री सेल्सियस से 190 डिग्री सेल्सियस का है। जो ऑयल यूज़ हो रहा है फ्राइंग के लिए उसे हम कुछ चीज़ों से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन बाय कवरिंग द ऑयल, मॉइस्चर, सॉल्ट और फूड पार्टिकल्स। तो जो ऑयल है उसे कवर करना ज़रूरी होता है ताकि उसमें ऑक्सीडेशन ना हो। मॉइस्चर से, सॉल्ट, फूड पार्टिकल, इन सब से जो है इसे बचाना ज़रूरी होता है। जो ऑयल है शुड बी रिप्लेस बाय 15 to 20%। 15 to 20% जो है ऑयल को हमें रिप्लेस कर देना चाहिए ताकि उसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो पाए, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे है शेलो फ्राइंग। शेलो फ्राइंग में क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ फैट यूज़ होता है फूड पार्टिकल को फ्राई करने के लिए, उसे हम शेलो फ्राइंग बोलते हैं। इस मेथड में जो फूड पार्टिकल है वो डीप फ्राइंग से ज़्यादा फैट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल है शेलो फ्राइड फ़िश, पराठा। तो इससे आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि कितना वो ऑयल एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में हमें समरी दी हुई है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है जो मेथड्स ऑफ कुकिंग है डिफरेंट, जैसे मॉइस्ट हो गया, ड्राई हो गया। तो ये जो ड्राई मेथड्स ऑफ कुकिंग है, मॉइस्ट मेथड ऑफ कुकिंग है, इनकी वजह से क्या होता है, जो फूड पार्टिकल है उसमें डिफरेंट कलर आता है, डिफरेंट टेक्सचर आता है, टेस्ट आता है। अब कस्टमर कैसा है उसके हिसाब से जो है कुकिंग मेथड को अडेप्ट करना होता है। जैसे ओल्डर पीपल है, ठीक है, तो उन्हें क्या चाहिए होगा, मॉइस्ट मेथड चाहिए होगा। मॉइस्ट मेथड की वजह से क्या होगा कि उसे डाइजेस्ट करना ईजी होगा। उसके बाद अगर हम यंगर जनरेशन की बात करें, जो यंगर जनरेशन है वो ऑप्ट कर सकती है फॉर ड्राई मेथड्स ऑफ कुकिंग। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने हमें बताया कॉम्बी ओवन्स के बारे में। कॉम्बी ओवन्स क्या होते हैं, इसमें दोनों मतलब मॉइस्ट और ड्राई दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एक कॉम्बी ओवन बनाया गया है, जिसकी वजह से जो कुकिंग का होराइज़न है बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही बताया गया है और कॉम्बी ओवन्स पे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी यहाँ This is Shilpi, and in today's video, we are going to start Unit 3 of Food Production Class 10th, which is Vegetable and Fruit Cookery. So, इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेबल की क्लासिफिकेशन, फ्रूट की क्लासिफिकेशन और इनके यूजेस, इनकी क्वालिटी क्राइटेरिया, और साथ ही साथ कि इनके अंदर जो विटामिन्स मिनरल्स होते हैं तो उनको जब हीट मिलती है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उनके ऊपर, तो इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेबल की क्लासिफिकेशन से, फिर फ्रूट की क्लासिफिकेशन इस वीडियो में कवर होने वाली है। बाकी के जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर होंगे, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल की क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स में हमें टाइप्स दिए हुए हैं कुछ, जैसे कि बल्ब हो गया, ट्यूबर्स हो गया, ये सारे हमारे कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। फिर उनकी कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि जो बल्ब, ट्यूबर्स ये वगैरह वगैरह चीज़ें हैं वो क्या है, और उनके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स दिए हैं, और उन कॉमन एग्जाम्पल्स की क्वालिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है और यूजेस दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है बल्ब्स। सो जो बल्ब्स है ये हमारे ग्रो करते हैं बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड प्रोड्यूस अ फ्लेशी लीफी शूट अबव द ग्राउंड। बेसिकली होता ये है कि ये जो हमारा ग्राउंड है इसके नीचे ये हमारा बल्ब ग्रो होता है, और उसके ऊपर लीफी शूट्स जो है वो ग्रो करती है। ठीक है। और ये जो बल्ब्स होते हैं इसमें लेयर्स होती है, क्लस्टर्ड सेगमेंट्स होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है अनियन। तो अनियन को जब आप काट के देखते हो तो उसमें आपको बहुत सारी क्या दिखती है, लेयर्स दिखती है। तो बल्ब्स की यही खासियत होती है कि उसमें क्या होती है, लेयर्स होती है। ठीक है। अब इसका क्वालिटी क्राइटेरिया देखते हैं अनियन का, कि ये फर्म होना चाहिए, ड्राई पेपरी होना चाहिए उसकी आउटर स्किन, और साथ ही साथ किसी भी तरह का ग्रीन शूट और सॉफ्ट स्पॉट नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है। ड्राई पेपरी स्किन क्या बोल रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो स्किन है इसके ऊपर ड्राई सी, ये ड्राई पेपरी स्किन होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसके यूजेस, अनियन जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्लेवरिंग वेजिटेबल है पूरी वर्ल्ड में। एंड अनियंस कैन बी ईटन रॉ, इसे हम कच्चा खा सकते हैं, कुक करके खा सकते हैं, और दे कैन बी यूज्ड इन सो मैनी डिशेस, बहुत सारी डिशेस में इसे यूज किया जा सकता है, जैसे कि सूप्स, वेजिटेबल, दाल टेम्परिंग में, दाल को तड़का लगाने के लिए, ग्रेवीज में, पिज्जा, पाइस, पास्ता, सैलेड, इन सब चीजों में ये यूज होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है गार्लिक। सो जो गार्लिक होता है वो फर्म होना चाहिए, वाइट कलर का होना चाहिए, ड्राई स्किन होनी चाहिए। तो अगर आपने गार्लिक को देखा हो तो उसके ऊपर क्या होता है, ड्राई स्किन होती है। ठीक है, वो होनी चाहिए। किसी भी तरह का ग्रीन शूट नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जब ये जो इसके आपको दिख रहे हैं ना क्लोव्स, ये जो क्लोव्स है ये ना आपको तब निकालने चाहिए जब आपको इसको यूज करना हो। अगर आप यूज करने से बहुत पहले ही इन क्लोव्स को निकाल लोगे ना तो ये ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो आप इन्हें यूज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इन्होंने हमें टिप दिया है कि अगर आपको यूज करना है तो उससे पहले, मतलब उससे बहुत पहले मत तोड़ो, उसके थोड़ी देर पहले ही तोड़ लो। ठीक है, इसके क्लोव्स को। उसके बाद इसके यूजेस, जो रॉ गार्लिक है ये हमें स्ट्रॉन्ग पंजेंट फ्लेवर देता है, बल्कि ये कुकिंग के टाइम हमें मेलो फ्लेवर देता है, एंड इट कैन बी यूज्ड इन सैलेड, सूप, दाल्स, वेजिटेबल ग्रेवीज, मीट्स एंड इवन इन कर्ड। ये जो है ये बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, सैलेड, सूप, दाल वगैरह इन सब चीज़ों में, और साथ ही साथ कर्ड में भी यूज होता है। ठीक है। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्प्रिंग अनियंस। जो स्प्रिंग अनियंस हैं वो ब्राइट अनब्लेमिश्ड हॉलो ग्रीन एंड्स एंड फर्म स्मॉल बल्ब होनी चाहिए। मतलब बेसिकली ये कहना क्या चाहता है कि ब्राइट कलर के होने चाहिए, अनब्लेमिश्ड होने चाहिए। अनब्लेमिश्ड मतलब दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। ठीक है। हॉलो ग्रीन एंड्स, ये आपको ग्रीन एंड्स दिखाई दे रहे हैं इसके, तो ये ना थोड़े से हॉलो होते हैं, बीच में से गड्ढा होता है, तो ऐसे होने चाहिए, बीच में से हॉलो। और ये फर्म होने चाहिए और स्मॉल बल्ब होनी चाहिए। ये जो इसके नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ना गोले गोले, तो ये बल्ब है। ठीक है, ये छोटे छोटे होने चाहिए। उसके बाद इसके यूजेस पढ़ते हैं। दे आर माइल्डर देन अनियंस, ये ना थोड़े से माइल्ड होते हैं अनियन के कंपैरिजन में। मतलब जो अनियन है वो उसका फ्लेवर थोड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन स्प्रिंग अनियन का फ्लेवर जो होता है इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। माइल्ड का मतलब होता है कम स्ट्रांग। ठीक है, मतलब स्ट्रांग होता है बट इतना ज्यादा नहीं, माइल्ड होता है। मेकिंग दैम मोर सूटेबल फॉर ईटिंग रॉ इन सैलेड्स, इस वजह से, क्योंकि वो माइल्ड होते हैं इस वजह से उन्हें हम कच्चा खा सकते हैं एज अ सैलेड। ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है लीक्स। सो जो लीक्स है
ये हमारे स्मॉल होने चाहिए और या फिर मीडियम साइज़ के बल्ब होने चाहिए, क्योंकि जो बड़े वाले होते हैं वो थोड़े वुडी हो जाते हैं, ठीक है? अनब्लेमिश्ड फ्रेश ग्रीन्स होने चाहिए, जो आपको ग्रीन्स दिखाई दे रहे हैं इसके अनब्लेमिश्ड होने चाहिए, मतलब दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, ठीक है? इसके यूजेस ट्रेडिशनली दे आर सर्व्ड विद व्हाइट और चीज सॉस। ट्रेडिशनली इन्हें सर्व किया जाता है विद व्हाइट और चीज सॉस के साथ। द व्हाइट में भी स्लाइस्ड एंड यूज्ड इन सैलड्स। तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना व्हाइट व्हाइट, इसे स्लाइस कर लिया जाता है और सैलेड्स में यूज किया जाता है। पेयर्स वेल विद हैम और बेकन एंड मीट्स। और ये जो लीक्स है, ये ज्यादा अच्छा पेयर करता है हैम, बेकन या और मीट के साथ। तो नेक्स्ट हमारा टाइप आता है रूट्स। तो जो रूट्स है, ये हमारे ग्राउंड के नीचे ग्रो करते हैं, ठीक है? एंड एज लॉन्ग और राउंड शेप, मतलब ये लॉन्ग होते हैं और राउंड शेप के होते हैं, ठीक है? एंड हैव ग्रीन लीफी शूट्स अबव द ग्राउंड, और ऊपर ग्रीन लीफी शूट्स होती है, ठीक है? डिफरेंस क्या है बल्ब और रूट्स में, कि इसमें हमारी क्लस्टर्ड सेगमेंट्स नहीं होती है, ये हमारा नॉर्मल होता है अंदर से। तो ये बेसिक डिफरेंस है रूट और बल्ब में, ठीक है? फर्स्ट एग्जांपल है कैरेट। कैरेट का हम क्वालिटी क्राइटेरिया देखते हैं। फर्म होना चाहिए, वेल फॉर्म्ड होना चाहिए एंड हैव अ गुड ऑरेंज रेड कलर, अच्छा सा कलर होना चाहिए ऑरेंज रेड कलर का। स्मॉलर कैरेट्स जो होती हैं वो ज़्यादा मीठी होती है, और जो बड़ी वाली होती है ना, मोटी वाली, वो उसके बीच में ना एक वुडी सेंटर होता है। आपने भी खाया होगा, तो छोटी वाली आपको ज़्यादा मीठी लगती होगी, और जो बड़ी वाली मोटी वाली होती है ना, उसके बीच में अगर आप देखोगे ना, थोड़ा वुडी वुडी सा होता है, उसको आप ज़्यादा अच्छे से ना चबा नहीं पाते हो, ठीक है? और साथ ही ये जो कैरेट है वो फर्म होनी चाहिए। फर्म मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, ठीक है? इसके यूजेस देखते हैं। कैन बी ईटन रॉ, इसे हम कच्चा खा सकते हैं, कुक करके खा सकते हैं, इसे हम बहुत सारी सेवरी में देखते हैं, और साथ ही साथ इसे हम बहुत सारी स्वीट डिशेस में भी देखते हैं, जैसे कि कैरेट केक, कैरेट हलवा। और इसे हम करते हैं बहुत सारी वेजिटेबल डिशेस में, सैलड्स में, सैंडविचेस में, मीट रोस्ट वगैरह में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेडिश। रेडिश जो है, ये स्मूथ होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, वाइट कलर होना चाहिए इसका, और ये क्रिस्प होना चाहिए, और ये ड्राई नहीं होना चाहिए। और जब हम इसे टर्न कर रहे हो तो ये इजीली टर्न हो, मतलब जैसे ये आपका रेडिश है, तो इसको जब आप ऐसे टर्न कर रहे हो, ऐसे, तो जब आप इसे टर्न कर रहे हो तो ये इजीली टर्न हो। ऐसा ना हो कि आप टर्न करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन ये टर्न नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद इसके यूजेस देखते हैं। रेडिशेस जो है वो मोस्टली कच्ची खाई जाती है सैलेड्स में, एंड इसे कुक किया जाता है इन वेजिटेबल्स एंड यूज फॉर स्टफिंग फॉर पराठास। तो पराठे के लिए इसको एज अ स्टफिंग भी यूज किया जाता है और कुक भी किया जाता है एज अ वेजिटेबल। सो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है टर्निप। सो जो टर्निप है, ये हमारा स्मॉल होना चाहिए, मीडियम साइज का होना चाहिए, फर्म होनी चाहिए इसकी रूट्स, और स्मूथ स्किन होनी चाहिए। टर्निप जो है वो एक स्लाइटली पेपरी टेस्ट देता है, एंड इट कैन बी ईटन रॉ, इसे हम कच्चा खा सकते हैं एज सैलेड, और कुक करके भी खा सकते हैं एज अ वेजिटेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, विच इज बीट रूट। सो जो बीट रूट है, ये इसकी जो रूट्स है वो स्मूथ होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए उसकी स्किन, और डीप रेड कलर का होना चाहिए, और इसकी जो लीव्स है, अगर वो उसके साथ अटैच्ड है तो वो फ्रेश और क्रिस्प होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद इसके यूजेस क्या है, कि जो इसके रूट्स हैं, ये हम कच्चे भी खा सकते हैं, ग्रेट करके भी खा सकते हैं, और फाइनली स्लाइस करके एज अ सैलेड भी खा सकते हैं। और इसके जो लीव्स हैं, इसे हम एज अ वेजिटेबल भी खा सकते हैं, जो इसके साथ अटैच लीव्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है वो है ट्यूबर्स। सो जो ट्यूबर्स होते हैं, ये वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड प्लांट स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट आर एनलार्ज्ड टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स। दे कैन बी रूट और स्टेम। देखो बेसिकली होता ये है कि जो हमारा जो प्लांट होता है, स्टेम होती है उसके पास, रूट होती है, तो ये सब जो चीजें होती है इसके पास, कभी कभी ऐसा होता है कि उसके इन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्या होता है कि या तो वो स्टेम में होते हैं या तो वो रूट में होते हैं। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स आके इकट्ठा हो जाते हैं, वो जो प्लांट का पार्ट होता है, ये जो स्ट्रक्चर है प्लांट का, वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। उसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है? तो इसे हम ट्यूबर्स बोलते हैं, जहाँ पे हमारे न्यूट्रिएंट्स स्टोर हो जाते हैं, ठीक है? ये हमारा या तो रूट हो सकता है या स्टेम हो सकता है। सो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज पोटैटो।
इसका क्वालिटी क्राइटेरिया ये है कि ये पेल येलो कलर का होना चाहिए, ड्राई स्किन होनी चाहिए, थिन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और फर्म होना चाहिए। किसी भी तरह के ब्लैक आइज या फिर शूट्स नहीं होने चाहिए और ग्रीन सरफेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके यूजेस क्या है, पोटैटोज जो है ये कुक किए जाते हैं बहुत डिफरेंटली, ठीक है। जैसे हमारे क्या होते हैं, मीली और फ्लोरी पोटैटोज होते हैं, ये वो पोटैटोज होते हैं जिसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सूटेबल होते हैं मैशिंग के लिए। और वैक्सी पोटैटोज जिसमें स्टार्च लो होता है, कम स्टार्च होता है, वो सूटेबल होते हैं सैलेड और सूप बनाने के लिए। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जिंजर। सो जो जिंजर है ये फर्म होना चाहिए, शाइनी स्किन होनी चाहिए इसकी और स्मूथ नॉब्स होने चाहिए। नॉब्स क्या होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये हमारे नॉब्स होते हैं, ठीक है। और हमें ऐसे रूट्स को बाय नहीं करना है जिसके ऊपर स्प्राउट्स हो। रूट्स ये हमारे रूट्स हैं, मॉडिफाइड रूट्स हैं, ठीक है। जिंजर हमारे मॉडिफाइड रूट्स होते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे जिंजर नहीं खरीदने हैं जिनके ऊपर ग्रीन स्प्राउट्स हो, ठीक है। ये यूज होते हैं बहुत सारी डिशेस को फ्लेवर देने के लिए, जैसे कि दाल, वेजिटेबल, मीट, सैलेड, कर्ड, राइस, इन सबको। सो नेक्स्ट हमारा टाइप आ जाता है विच इज फ्लावर्स। सो दीज आर द एडिबल फ्लावर्स ऑफ सर्टीन प्लांट्स। मतलब एडिबल मतलब होता है जो कि खाने लायक, जो हम खा सकते हैं, ठीक है। एडिबल फ्लावर्स ऐसे फूल जो कि हम खा सकते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर का क्वालिटी क्राइटेरिया क्या है कि इसमें इसके जो लीव्स हैं बेस में, मतलब ये जो आपको लीव्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो बेस में लीव्स हैं ये हमारे फ्रेश होने चाहिए और हार्ड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये जो जैसे चिपके चिपके है ना, ऐसा ना हो कि ऐसे गिरे गिरे हो, ऐसे चिपके चिपके होने चाहिए, ठीक है। टाइट होने चाहिए। और इसके जो बर्ड्स हैं, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये फूल सा, तो ये जो होने चाहिए ना बर्ड्स, ये टाइट होने चाहिए, कॉम्पैक्ट होने चाहिए, एक दूसरे के साथ चिपके चिपके होने चाहिए, एक दूसरे से दूर दूर ना हो, ठीक है। उसके बाद इसके यूजेस, दे आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ड्राई वेजिटेबल। इसे हम यूज करते हैं ड्राई वेजिटेबल डिशेस बनाने के लिए, स्नैक्स बनाने के लिए, जैसे कि पकोड़ा वगैरह। और इसे एज अ फिलिंग भी यूज किया जाता है पराठे के लिए, एंड कैन बी मेड इनटू स्वीट्स, और इससे हम मिठाई वगैरह भी बनाते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रोकली। कॉम्पैक्ट बर्ड क्लस्टर्स विद नो येलोइश और लार्ज ओपन बर्ड्स। देखो इसके ऊपर ये जो बर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो बर्ड्स हैं ये जो होने चाहिए कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक दूसरे से चिपके चिपके होने चाहिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। और ये ग्रीन होने चाहिए, ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई येलोइश टिंट हमें दिखाई दे रहा हो, मतलब थोड़ा सा येलो येलो सा हो, ऐसा ना हो। पूरी तरफ ग्रीन होना चाहिए है। और बड़े बड़े ओपन बर्ड्स होने चाहिए। सो जो ब्रोकली है इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। इसे कुक करके खाया जाता है, कच्चा खाया जाता है, स्लाइटली ब्लांच करके खाया जाता है, और इसकी सर्विंग पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। सैलेड से लेकर पास्ता डिशेस से लेकर ऑमलेट्स, क्विंचेस, सूप्स, सिंपल वेजिटेबल, बहुत सारी प्रिपरेशंस इससे हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ग्लोब आर्टिचोक। सो ग्लोब आर्टिचोक है, ये हमारा टाइट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, इसका हैवी हेड होना चाहिए, तो ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। देखो बेसिकली ना, अ, जो हमारे टाइप्स हैं उनमें सेम चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आप अगर फ्लावर्स के लिए पढ़ोगे तो वो बोलेंगे कॉम्पैक्ट होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, हैवी हेड होना चाहिए, ये सारी चीजें वो बोलेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर आप बल्ब्स के बारे में पढ़ोगे तो उसकी ड्राई स्किन होनी चाहिए, फर्म होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मतलब हर टाइप में आपको कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें दिखेंगी जो आपको क्वालिटी क्राइटेरिया में दिखेगा, ठीक है। तो जैसे आपको एग्जाम में ऐसा लगता है कि यार मुझे ये वाला इसका जो क्वालिटी क्राइटेरिया नहीं पता इस वेजिटेबल का, तो मैं क्या लिखूं। तो आप हर टाइप का ना एक कॉमन कॉमन क्वालिटी क्राइटेरिया जो आपको दिख रहा है उसे याद कर लो, कि अगर इस टाइप का मतलब ग्लोब आर्टिचोक का आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि ये फ्लावर का है, तो अगर आपको कॉलीफ्लावर का पता है तो आपको ग्लोब आर्टिचोक का भी पता है, ठीक है। सो अब इसके यूजेस पढ़ते हैं। जो आर्टिचोक्स हैं इसे या तो हम हॉट सर्व करते हैं या तो चिल्ड सर्व करते हैं, ठीक है।
या तो हम इसे नॉर्मल अकेला सर्व करते हैं या फिर किसी सॉस के साथ सर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स होते हैं, ये हमारे फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं ऑफ अ प्लांट ईटन एज वेजिटेबल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कैप्सिकम या फिर बेल पेपर। जो कैप्सिकम है ये हमारा वेल शेप्ड होना चाहिए, इसकी जो स्किन है वो फर्म होनी चाहिए, शाइनी होनी चाहिए, और इसके सॉफ्ट स्पॉट नहीं होने चाहिए, इस मतलब इसके ऊपर सॉफ्ट स्पॉट्स नहीं होने चाहिए, श्रिवल्ड अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। ठीक है, इसके यूजेस देखते हैं। इसे हम कच्चा खा सकते हैं सैलेड में, और कुक करके खा सकते हैं इन कैसरोल्स, कबाब्स, नूडल, पिज़्ज़ा टॉपिंग विद मीट्स, और यूज टू प्रिपेयर स्नैक्स। ठीक है, इन सब चीज़ों में हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कुकुम्बर। सो जो कुकुम्बर है ये फर्म होना चाहिए, इसकी स्किन ब्लेमिश फ्री होनी चाहिए, इवन डार्क ग्रीन कलर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसके यूजेस देखते हैं। यूजुअली ईटन रॉ एज सैलेड, मतलब यूजुअली इसे कच्चा खाया जाता है एज सैलेड, बट मी ऑल्सो बी यूज टू प्रिपेयर कोल्ड सूप्स, और इसे हम कोल्ड सूप बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, सैंडविच फिलिंग में यूज कर सकते हैं, कैनपी टॉपिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ब्रिंजल्स। तो जो ब्रिंजल्स है ये हेवी होनी चाहिए, जैसा इनका साइज है, स्मूथ होने चाहिए, और टॉट होने चाहिए, मतलब ऐसे गिलगिले टाइप के नहीं होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्टिल होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और दाग धब्बे वाली स्किन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, होल्स नहीं होने चाहिए सरफेस पे। ठीक है, ऐसा हमें ब्रिंजल लेना है। ब्रिंजल जो है इसे हम कुक करके खाते हैं एज वेजिटेबल, रोस्ट करके खाते हैं, मैश करके खाते हैं एज भरता, और पकोड़ा बनाते हैं इसका। और जो बेबी ब्रिंजल्स होते हैं, छोटी छोटी ब्रिंजल्स होते हैं, इसे हम स्टफ करके खाते हैं विद स्पाइसेस, मतलब स्पाइसेस जो होती है ना उसको हम स्टफ कर देते हैं ब्रिंजल्स के अंदर, ताकि हम स्टफ वेजिटेबल उसका एक बना पाए, और ये बहुत अच्छे लगते हैं लैम डिशेस के साथ भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है चिलीज। सो जो चिली पेपर होता है ये वेल शेप होना चाहिए, इसकी जो स्किन है वो फर्म होनी चाहिए, शाइनी होनी चाहिए, श्रिवल्ड अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो चिली पेपर है ये की फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट होती है बहुत सारी, मेक्सिकन, स्पेनिश, इंडियन, एशियन, ये सारे डिशेस में, और स्पेशली थाई डिशेस में। ठीक है, जो चिली है इसे हम स्टफ करके फिर फ्राई करते हैं और एक स्नैक बना लेते हैं, या फिर हम इसे कुक करते हैं एज मिर्ची का सालन, और बहुत बार इसका अचार भी बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है पंपकिन एंड स्क्वैश। तो जो पंपकिन एंड स्क्वैश है ये हमारा फर्म होना चाहिए, और इसकी जो स्किन है अनडैमेज होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं से ऊपर डैमेज हो गया हो वो। ठीक है, और हेवी होना चाहिए जितना उसका साइज है। दे आर कुक टू प्रिपेयर वेजिटेबल डिश, और इसे हम कुक करते हैं वेजिटेबल डिशेस बनाने के लिए, स्वीट्स बनाने के लिए, इसे स्टफ करते हैं, और इसे हम दाल में भी डालते हैं, और इसे हम इसका हम सूप भी बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है टोमेटो। सो जो टोमेटो है ये स्मूथ होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, प्लम्प टोमेटोज होने चाहिए विद इवन कलर एंड नो ब्लेमिशेस, मतलब किसी भी तरह के दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, और इवन कलर होना चाहिए इसके ऊपर। उसके बाद इसके यूजेस, जो टोमेटोज है बहुत वर्सेटाइल होते हैं। वर्सेटाइल मतलब जिस चीज़ को हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे इजीली हम बहुत कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं एज इन सैलेड, और इसे हम सैंडविच फिलिंग में डाल सकते हैं, कैनेपी टॉपिंग में डाल सकते हैं, पास्ता सॉस बना सकते हैं, इसे पिज़्ज़ा टॉपिंग में डाल सकते हैं, सूप बना सकते हैं, वेजिटेबल डिशेस बना सकते हैं। टेम्परिंग मतलब होता है तड़का लगाना, और ग्रेवीज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टाइप है लीफ। सो जो लीफ है ये इस तरह की लीव्स होती हैं प्लांट की, जो कि एडिबल होती है, जो हम खा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैबेज। तो ये फर्म होना चाहिए इसका हेड, और हैवी होना चाहिए जितना इसका साइज है, और इसका इवन कलर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए इसके आउटर लीव्स, मतलब ये जो आपको आउटर लीव्स दिख रही है ना इसकी बाहर की लीव्स, ये क्रिस्प होनी चाहिए। ठीक है, और जितना इसका साइज है उस हिसाब से ये हैवी भी होना चाहिए। जो कैबेज है इसे हम कच्चा खाते हैं सैलेड्स में, और स्टर फ्राई करके खाते हैं नूडल्स में। ठीक है, इसे हम
ब्लांच कर लेते हैं और यूज़ करते हैं एज अ रैपिंग फॉर मीट फिलिंग्स। मतलब मीट की फिलिंग होती है उसको रैप करने के लिए हम इसके लीफ को यूज़ करते हैं, ठीक है? और अक्सर इसका अचार भी बनाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है लेटस। तो लेटस पे हमारा किसी भी तरह का साइन नहीं होना चाहिए ऑफ विल्टिंग। विल्टिंग क्या होती है? मतलब सूखा, जो लीव्स होती है ना सूखी-सूखी, वैसा नहीं होना चाहिए। क्रिस्प होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए और ब्लेमिश फ्री लीव्स होनी चाहिए। इसकी लीव्स है, इसे हम एज़ अ सैलेड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है मस्टर्ड लीव्स एंड फेनुग्रीक लीव्स, ठीक है? जिसे हम सरसों का साग और मेथी बोलते हैं, ठीक है? तो इसके लीव्स जो हैं क्रिस्प होनी चाहिए, ठीक है? और विल्टेड नहीं होने चाहिए, सूखे नहीं होने चाहिए और अनब्लेमिश्ड होने चाहिए, ठीक है? जो मस्टर्ड लीव्स होती है इसे टिपिकली कुक किया जाता है विंटर्स में एज सरसों का साग along with other greens such as spinach and fenugreek leaves. It may also be cooked with meat. तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो मस्टर्ड लीव्स है इसे हम टिपिकली कुक करते हैं विंटर सीजन में एज सरसों का साग, और उसके साथ साथ हम स्पिनच फेनुग्रीक लीव्स वगैरह भी कुक करते हैं। और इसको मतलब जो हमारे मस्टर्ड लीव्स हैं इसको हम मीट के साथ भी कुक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है स्पिनच। जो स्पिनच है ये क्रिस्प ग्रीन होना चाहिए इसके लीव्स और किसी भी तरह के साइन नहीं होने चाहिए विल्टिंग के, मतलब सूखे होने के, और किसी भी तरह के ब्लेमिशेस नहीं होने चाहिए। जो इसकी यंग लीव्स होते हैं उसे हम कच्चा खाते हैं एज सैलेड। जो फ्लेवर होता है स्पिनच का वो पर्टिकुलरली अच्छा होता है एग्स के साथ, ठीक है? एंड इसे यूज़ किया जाता है बहुत सारे सॉफल ऑमलेट और क्विंचे डिशेस, ये सारी डिशेस में यूज़ किया जाता है। स्पिनच जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है सूप्स में, पेट में एंड पास्ता सॉसेस में। इट इज़ ऑल्सो द बेस फॉर ग्रीन इंडियन ग्रेवी, और ये बेस होता है ग्रीन इंडियन ग्रेवी का भी। नेक्स्ट हमारा टाइप है पॉड्स, या फिर हम इसे कहते हैं लेग्यूम्स। अ लेग्यूम दैट ओपन्स एंड कंटेन्स सीड्स, दीज आर द पॉड्स दैट आर ईटन व्हाइल सीड्स आर स्टिल टेंडर एंड पॉड्स आर ग्रीन। सो बेसिकली ये कहना क्या चाहता है कि जो लेग्यूम है वो ओपन हो सकता है, ठीक है? और इसके अंदर क्या होते हैं? सीड्स होती हैं, ठीक है? तो होता ये है कि जो इसके पॉड्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और जो इसके सीड्स होते हैं वो टेंडर होते हैं। तो इसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है फ्रेंच बीन्स। तो जो फ्रेंच बीन्स होते हैं फर्म होने चाहिए, इवन ग्रीन कलर होना चाहिए उनके ऊपर, और ये ब्रेक हो जाने चाहिए, मतलब टूटने चाहिए जब हम इसे 90 डिग्री पे बेंड करें। मतलब 90 डिग्री पे अगर हम इसे बेंड कर रहे हैं तो ये ब्रेक करना चाहिए, ठीक है? और इसे हम यूज़ करते हैं बहुत सारी वेजिटेबल डिशेस में, नूडल्स में, ठीक है? नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है पीस। जो पीस है वो फर्म होना चाहिए, ब्राइट ग्रीन पॉड्स होने चाहिए और ये ज़्यादा फुल नहीं होने चाहिए, मतलब इसमें ज़्यादा सीड्स नहीं होने चाहिए। और इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई हुई है विच इज़ वंस पिक द नेचुरल sugars present in the peas are converted to starches। मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब इसे पिक कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है प्लांट में से, तो क्या होता है जो इसके अंदर का नेचुरल शुगर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में धीरे धीरे करके, ठीक है? इसलिए जितना फ्रेश हमारा पी होता है उतना वो मीठा होता है, ठीक है? जो पीस है इसे हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं, सूप में यूज करते हैं और इसे स्नैक में भी यूज किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा जो टाइप है विच इज स्टेम्स। जो स्टेम्स होती है ये ऐसी स्टॉक्स होती हैं जो कि एडिबल होती है, जो हम खा सकते हैं, ठीक है? एंड ये मेन पार्ट होता है किसी भी वेजिटेबल का, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एस्पैरागस, ये एक तरह का स्टेम है। फॉर एग्जाम्पल एस्पैरागस, जो एस्पैरागस है ये फर्म होना चाहिए और जो इसकी स्टेम है अगर उसे हम तोड़ रहे हैं तो बहुत इजीली टूट जाए, ठीक है? और शुड बी ऑफ गुड कलर, कलर अच्छा होना चाहिए, क्लोज टिप्स होनी चाहिए, ठीक है? जो इसकी जो टिप्स है क्लोज होनी चाहिए, ठीक है? जो व्हाइट एस्पैरागस होता है ये हमारा यूज होता है टू मेक थिक क्रीमी सूप, और ग्रीन एस्पैरागस जो होता है वो ट्रेडिशनली खाया जाता है एज अ साइड वेजिटेबल और एज एन इंग्रेडिएंट विद पास्ता। मतलब पास्ता में एज एन इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है या फिर एज अ साइड वेजिटेबल इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेलेरी।
सो जो सेलेरी है, इसकी स्टेम्स फर्म होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए। इसकी जो लीव्स है वो फ्रेश होनी चाहिए एंड विल्टेड नहीं होनी चाहिए, सूखी सूखी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जो सेलेरी है इसे ऐड किया जाता है स्टॉक्स में, सूप्स में, सैलेड्स में, पाइज में, रोस्ट में। ठीक है। और लाइटली स्टर फ्राइड सेलेरी जो होती है विद सेसम ऑयल, ये खुद में एक वेजिटेबल डिश होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कोलरबी। सो जो कोलरबी है, इसका साइज हमारा टेनिस बॉल के साइज का होना चाहिए या फिर उससे थोड़ा छोटा होना चाहिए। ठीक है। और थिन होना चाहिए, टेंडर होना चाहिए एंड हैव अनब्लेमिश स्किन। सो जो कोलरबी है, इसे सर्व किया जाता है मेनली एज अ साइड वेजिटेबल। इसे स्टीम किया जाता है, मैश किया जाता है, स्टर फ्राई किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें से इसकी कोई डिश बनाई जाती है। इट में ऑल्सो बी बेक्ड, इसे बेक किया जा सकता है, स्टफ किया जा सकता है, या फिर इसे ऐड किया जाता है कैसरोल्स या फिर सूप्स में। ठीक है। तो हमारा लास्ट जो टाइप है इट इज फंगी। सो जो फंगी है, ऑल वेराइटीज ऑफ मशरूम्स जो है इसमें आते हैं। मतलब इस कैटेगरी में हमारे हर तरह के मशरूम्स आते हैं। ठीक है। जैसे कि बटन मशरूम, इनोकी, शिटाके, ट्रफल, ऑयस्टर मशरूम्स, ये सारे के सारे फंगी में आते हैं। विद ऑल मशरूम्स द फ्रेशर द बेटर। मतलब जित सारे के सारे जो मशरूम है, ये जितने फ्रेश होंगे उतने अच्छे होंगे। ठीक है। दे शुड हैव गुड कलर होना चाहिए इनका। अवॉइड द वंस विद डैमेज और ब्रूज्ड स्किन और स्टेम। ये डैमेज नहीं होने चाहिए, और डैमेज का मतलब ही ब्रूज्ड होता है। ठीक है। तो ऐसे नहीं होने चाहिए ये। और मशरूम्स कंटिन्यू टू ग्रो आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड दे रेस्पायर और स्वेट इन प्लास्टिक बैग्स। दे शुड बी स्टोर्ड इन पेपर बैग्स। तो बेसिकली ये क्या कहना चाहता है कि जो मशरूम्स है ये हार्वेस्ट के बाद भी ग्रो होते रहते हैं। मतलब जब हम इसे निकाल लेते हैं ना, हार्वेस्ट कर लेते हैं, तब भी ग्रो करते रहते हैं। क्या करते हैं कि जब हम इसे प्लास्टिक बैग्स में स्टोर करते हैं, तो ये स्वेट करते हैं। स्वेट मतलब रिस्पायर करते हैं, मतलब सांस लेते रहते हैं और स्वेट करते रहते हैं। दे शुड बी स्टोर्ड इन पेपर बैग्स। इस वजह से इसे हमें पेपर बैग्स में स्टोर करना चाहिए। ठीक है। इसके यूजेस देखते हैं। दे आर फ्रिक्वेंटली सर्व्ड आइदर ऑन देयर ओन, या तो हम सिर्फ और सिर्फ मशरूम ही सर्व कर देते हैं, या फिर समटाइम्स स्टफ्ड एंड इन स्टर फ्राइड रेसिपीज टू विद सोया सॉस। मतलब या तो हम इसे स्टफ कर देते हैं या फिर हम इसे स्टर फ्राई करके सोया सॉस वगैरह के साथ सर्व कर देते हैं। ठीक है। मशरूम्स आर इनक्रेडिबली वर्सेटाइल, मतलब बहुत वर्सेटाइल होती है, बहुत सारी चीज़ों के साथ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड विल ऐड फ्लेवर टू मैनी डिशेस, और ये ऐड करता है फ्लेवर बहुत सारी डिशेस को। दे कैन बी यूज्ड विद मीट, इसे हम मीट के साथ यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे सूप, सॉसेस, पिज़्ज़ाज में यूज़ कर सकते हैं, कैसरोल्स में यूज़ कर सकते हैं, स्टर फ्राई कर सकते हैं इसे, ऑमलेट्स बना सकते हैं, पाइज़ में यूज़ कर सकते हैं, सैलेड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट दैट कंटेन इट्स सीड्स। सो फ्रूट ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट होते हैं जिसमें सीड्स होते हैं। ठीक है। बोटानिकली मैनी वेजिटेबल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स। बोटानिकली देखा जाए तो बहुत सारे जो वेजिटेबल होते हैं वो फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि कैप्सिकम हो गया, टोमेटो हो गया। तो अगर आप देखो कैप्सिकम और टोमेटो को, तो उसके अंदर सीड होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से बोटानिकली ये फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। However, as for culinary classification, we consider the final use of the ingredient. अब देखो culinary classification के अकॉर्डिंग हम किसी भी इंग्रेडिएंट का फाइनल यूज देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसलिए जो फ्लेशी फ्रूट्स हैं दैट हैव स्लाइटली एसिडिक और स्वीट टेस्ट दैट आर नॉट यूज्ड एज वेजिटेबल आर culinary फ्रूट्स। ठीक है। बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे फ्लेशी फ्रूट्स जिनका टेस्ट थोड़ा स्लाइटली एसिडिक होता है या फिर थोड़े से वो मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, तो इन्हें हम एज अ वेजिटेबल यूज़ नहीं करते हैं, उन्हें हम culinary फ्रूट्स ट्रीट करते हैं या उस कैटेगरी में हम लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए अब आपको रीज़न पता चल गया होगा कि जो हमारी वेजिटेबल में फ्रूट्स की कैटेगरी आई थी वो क्यों अलग है नॉर्मल फ्रूट से। ठीक है। नाउ
A fruit botanically has following parts: the seeds inside and layer surrounding it called pericarp. बेसिकली जो हमारा फ्रूट होता है उसकी बोटानिकली कुछ पार्ट्स होते हैं, जो उसके अंदर के सीड होते हैं, फिर जो उसके ऊपर लेयर होती है जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं। जो पेरिकार्प होती है उसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं एंडोकार्प में, मीजोकार्प में, एक्सोकार्प में। एंडोकार्प क्या होती है? इनर लेयर, सबसे पहली लेयर, फिर उसके ऊपर वाली मिडल लेयर विच इज मीजोकार्प, फिर जो सबसे बाहर की लेयर होती है इट इज एक्सोकार्प आउटर लेयर। ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर फ्रूट्स कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल, एग्रीगेट, मल्टीपल। सो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए फ्रूट्स को क्लासिफाई किया जाता है सिंपल फ्रूट्स में, एग्रीगेट फ्रूट्स में, मल्टीपल फ्रूट्स में। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए हैं, तो अब हम इसे थोड़ा डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक। सो हमारा सबसे पहले आता है सिंपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं? वन फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम वन फ्लावर, मतलब एक फ्लावर से एक फ्रूट डेवलप होता है, मतलब एक फ्लावर से एक फ्रूट हमें मिलता है। ठीक है। इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन हुई हुई है, जैसे सबसे पहला है बेरीज। बेरीज क्या होते हैं? मीजोकार्प एंड एंडोकार्प फॉर्म द पल्प। जो मिडल वाली लेयर होती है और जो इनर वाली लेयर होती है उसमें क्या होता है? पल्प बनता है इन विच सीड्स आर स्कैटर्ड, जिसमें क्या होता है? सीड्स स्कैटर्ड होते हैं। द सॉफ्ट एपिकार्प फॉर्म्स द स्किन। एपिकार्प क्या है? यहाँ पे एक्सोकार्प है। ठीक है। तो जो एक्सोकार्प है वो बहुत सॉफ्ट स्किन फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स, कीवी, पैशन फ्रूट, तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ये वाला फ्रूट है, तो इसमें आप देख रहे हो कि ये इनर लेयर है और ये मिडिल लेयर है। तो ये जो मिडिल लेयर है ये वाली और ये इनर लेयर है, इसमें क्या है? सीड्स क्या है? स्कैटर्ड है। और ये जो बाहर की लेयर होती है इसकी, ये बहुत सॉफ्ट होती है ना। नेक्स्ट हमारा जो इसमें क्लासिफिकेशन है इट इज हिस्पैरिडियम। हिस्पैरिडियम क्या होता है? ये एक तरह का फ्रूट होता है जिसका एक्सोकार्प जो होता है वो टर्फ होता है और एरोमेटिक होता है। ठीक है। ऑल फ्रूट्स बिलोंगिंग टू सिट्रस फैमिली फॉल इनटू दिस कैटेगरी। जितने भी सिट्रस फैमिली के फ्रूट होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट, ये सारे के सारे हम हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है पीपो। सो जो पीपो है ये इस तरह के फ्रूट्स होते हैं जिसकी आउटर पेरिकार्प जो होती है, मतलब एक्सोकार्प जो होती है वो बहुत स्टिफ होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे मेलन्स, वाटरमेलन वगैरह, इन सब की जो आप आउटर एक्सोकार्प देखोगे ना ये बहुत स्टिफ होती है ना। नेक्स्ट हमारा है ड्रूप्स। सो जो ड्रूप्स है इसके थिन एपिकार्प होती है, फ्लेशी मीजोकार्प होती है एंड स्टोन लाइक हार्ड एंडोकार्प होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चेरी, एप्रिकॉट, प्लम, पीच। बेसिकली कहना क्या चाहता है कि जो एक्सोकार्प होती है बहुत थिन होती है, पतली होती है, और जो मीजोकार्प मिडिल लेयर होती है वो बहुत फ्लेशी होती है, उसमें पल्प होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एंडोकार्प होती है, इनर लेयर होती है, वो स्टोन लाइक होती है, मतलब हार्ड होती है। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स हमें बता दिए गए। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है पोम। तो जो पोम है ये फ्लेशी फ्रूट होता है विथ थिन स्किन। तो इसकी जो स्किन होती है बहुत पतली होती है और नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी बट फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो ये जो फ्रूट होता है ये ओवरी से डेवलप नहीं होता है, ये दूसरे पार्ट से डेवलप होता है फ्लावर के। ठीक है। जो इसके सीड्स होते हैं वो एक चैम्बर में होते हैं। ठीक है। इन द सेंटर ऑफ द फ्रूट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एप्पल। तो नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है एग्रीगेट फ्रूट्स। ठीक है। सिंपल हमने पूरा पढ़ लिया, अब नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है एग्रीगेट फ्रूट्स। तो एग्रीगेट फ्रूट्स क्या होते हैं? बहुत सारे फ्रूट्स डेवलप होंगे एक सिंगल फ्लावर से। सो इसके एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मल्टीपल फ्रूट्स। जो मल्टीपल फ्रूट्स होते हैं इस ये क्या होता है कि सिंगल फ्रूट हमारा डेवलप होता है बहुत सारे फ्लावर से, जैसे पाइनएप्पल, मलबेरी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यूजेस। फ्रूट्स कैन बी ईटन ऑन देयर ओन एज अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो फ्रूट्स आप नॉर्मली ऐसे ही खा लेते हो ना, क्योंकि ये गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दे कैन बी मेड इनटू
फ्रूट सैलेड्स, इससे हम फ्रूट सैलेड बना सकते हैं और इसके ऊपर हम अलग-अलग तरह की ड्रेसिंग्स डाल सकते हैं जैसे कि क्रीम, हनी, मेयोनीज़ एटसेट्रा। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनका हम अचार बनाते हैं जैसे कि कच्चा आम, ठीक है? सो जो फ्रूट्स हैं उनके हम जैम्स बनाते हैं, जेलीज़ बनाते हैं, मार्मलेड्स बनाते हैं, चटनी वगैरह हम ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। मार्मलेड क्या होता है? मुरब्बा, ठीक है? Fruits are blended with milk and other ingredients to make a vast variety of shakes, smoothies and chill drinks. Fruits जो होते हैं इसे हम blend करते हैं milk के साथ और दूसरे कुछ ingredients के साथ और हम इसकी vast variety of shakes, smoothies, chill drinks ये सब हम बनाते हैं, ठीक है? फ्रूट्स जो है इसे वाइडली यूज़ किया जाता है फ्लेवर देने के लिए और एज अ टॉपिंग यूज़ किया जाता है बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए, केक, पेस्ट्रीज़, टार्ट्स वगैरह के लिए मतलब बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि जो केक, पेस्ट्री, टार्ट्स वगैरह है इनको फ्लेवर देने के लिए फ्रूट्स यूज़ होते हैं और साथ ही साथ टॉपिंग की तरह भी हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है? फ्रूट्स आर आल्सो प्योरेड टू प्रिपेयर सॉसेस कॉल्ड कुलिस। सो फ्रूट्स जो है इसको हम प्योरे करते हैं और एक सॉस बनाते हैं जिसे हम कुलिस बोलते हैं, ठीक है? अब हम इसका क्वालिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे और यहाँ पे हमारा ये वाला जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो जो क्वालिटी क्राइटेरिया है फॉर सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स इज़ दैट फ्रूट स्किन शुड नॉट हैव ब्लेमिशेस और सॉफ्ट ब्राउन स्पॉट्स। जो फ्रूट है उसकी स्किन पे किसी भी तरह के ब्राउन सॉफ्ट स्पॉट्स नहीं होने चाहिए, कोई भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए एंड देयर शुड नॉट बी एनी स्मॉल होल्स, किसी भी तरह के छोटे-छोटे होल्स नहीं होने चाहिए उसके सरफेस पे। A shiny appearance and fresh aroma especially from citrus fruits. सो जो हमारी फ्रूट्स हैं उसकी जो स्किन होनी चाहिए शाइनी होनी चाहिए, फ्रेश अरोमा आनी चाहिए और स्पेशली सिट्रस फ्रूट से फ्रेश अरोमा आनी चाहिए, ठीक है? व्हेन प्रेस्ड अ लिटिल, अगर हम इसे थोड़ा-सा प्रेस करें फ्रूट को, तो वो फर्म होनी चाहिए, अपनी जो शेप को होल्ड करनी चाहिए। चेक द स्टेम ऑफ द फ्रूट इफ देयर, अगर फ्रूट के साथ उसके स्टेम है, तो उसे चेक करो। जो ग्रीन स्टेम होती है फर्म फ्रूट के साथ वो फ्रेश होती है बहुत अर्ली स्टेजेस में जब वो पक रहा होता है, ठीक है? और जो ब्राउन और श्रिवल स्टेम होती है उसका मतलब यूजुअली ये होता है कि जो फ्रूट है उसे बहुत पहले ट्री से निकाल लिया गया है, बहुत टाइम हो गया उसे निकाले हुए ट्री से, ठीक है? द फ्रूट शुड फील हेवी फॉर इट्स साइज, जितना उसका साइज है उतना वो हेवी भी होना चाहिए। फॉर अ राइप वाटरमेलन, tap the melon with your flat hand. If the sound is deep and thick, it's probably a ripe and sweet fruit. तो देखो अगर आप वाटरमेलन ले रहे हो तो क्या करना है कि फ्लैट हैंड से मेलन को टैप करना है। तो अगर डीप और थिक साउंड आती है तो इसका मतलब ये है कि वो राइप होगा, पका हुआ होगा और स्वीट होगा, ठीक है? कैरोटीनॉइड हमारा इसमें अ, घुल जाएगा, ठीक है? तो अगर हम इसे कुकिंग ऑयल में पकाते हैं, कुकिंग ऑयल मतलब फैट, ठीक है? अगर हम उसमें पकाते हैं तो क्या होगा, कैरोटीनॉइड हमारा लीच करेगा मतलब हम जब उसमें पकाएंगे तो हमारा जो ऑयल है ना वो थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर का हो जाएगा, ठीक है? ऑरेंजिश कलर होने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कलर है वो उसमें निकल चुका है, घुल चुका है, ठीक है? ऐसा होता है। नेक्स्ट है एंथोसियानिन। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड पर्पल कलर ऑफ ग्रेप्स, बेरीज, रेस्पबेरीज एंड क्रैनबेरीज एक्सेट्रा। ये जो पिगमेंट होता है ये रेड पर्पल कलर के ग्रेप्स, बेरीज, रेस्पबेरीज और क्रैनबेरीज में प्रेजेंट होता है। This appears red to blue depending on the pH value. In acidic medium, it turns red and in alkaline medium, it turns blue. देखो, अगर हमारा एसिडिक मीडियम होगा तो ये रेड कलर में होगा, अगर हमारा एल्कलाइन मीडियम होगा तो ये ब्लू कलर का होगा, ठीक है? तो मतलब ये हमारा रेड टू ब्लू में अपीयर होता है लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे पीएच वैल्यू पर, ठीक है? नेक्स्ट आता है बीटालेन्स। दिस पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीप रेड कलर ऑफ बीट्स। जो बीटरूट है उसके डीप रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। इट इज वाटर सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर में घुल जाता है एंड लीचेज आउट इन द कुकिंग लिक्विड। तो जो कुकिंग लिक्विड है उसमें ये लीच आउट कर जाता है मतलब घुल जाता है, ठीक है? बीट शुड बी कुक्ड होल विदाउट कटिंग इन वाटर, ठीक है? तो इसमें हमें क्या बताया गया कि जो हमारे बीट रूट है इसको हमें कुक करना चाहिए, पूरा का पूरा हमने कुक किया,
बिना काटे हुए पानी के अंदर, और उसमें हमने थोड़ा सा विनेगर और लेमन जूस डाल दिया ताकि वो अपना कलर थोड़ा रिटेन कर पाए। ठीक है, मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि एसिडिक मीडियम में ये अपना कलर रिटेन करता है। ठीक है, ये अपना कलर चेंज नहीं करता है। इट शुड बी कुक्ड, पील्ड एंड देन कट। मतलब इसको हमें पहले कुक करना है, फिर पील करना और फिर कट करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा उल्टा है कि पहले कुक करो, फिर पील करो, फिर कट करो। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो कलर वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्टार्ट होता है टेक्सचर, कि जो हमारा जो वेजिटेबल और फ्रूट है उसके ऊपर हीट अप्लाई करेंगे तो उसके टेक्सचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट इज बिकॉज ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन फाइबर्स। तो जो सेल्यूलोज और पेक्टिन फाइबर है, इसके वजह से जो हमारे वेजिटेबल और फ्रूट है उसका स्ट्रक्चर और शेप बना रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सेल्यूलोज और पेक्टिन होते हैं ना, ये हमारे सेल की मेम्ब्रेन क्रिएट करते हैं। ठीक है, these fibers are softened with application of heat। और जैसे ही हम हीट अप्लाई करते हैं तो सेल्यूलोज और पेक्टिन क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। द मोर द हीट इज अप्लाइड, जितना ज्यादा हीट अप्लाई करेंगे सॉफ्टर द फाइबर्स बिकम एंड द वेजिटेबल लूजेस फर्म शेप। अब क्या, जितना ज्यादा हम हीट अप्लाई करेंगे वो उतना सॉफ्ट होगा और जो फाइबर है वो अपना शेप लूज करने लगेगा। ठीक है, तो हमारा वेजिटेबल पूरा शेप लूज कर देगा और इसकी वजह से वो मशी हो जाएगा। देयर आर वेजिटेबल्स विद लेस फाइबर सच एज स्पिनच व्हिच लूजेस इट्स शेप इन बॉइलिंग वाटर। बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसके अंदर लेस फाइबर होता है, मतलब लेस पेक्टिन और सेल्यूलोज होता है, जिसकी वजह से जो हमारा वेजिटेबल होता है वो बॉइलिंग वाटर में ही क्या कर देता है, अपना शेप छोड़ देता है, जैसे स्पिनच। ठीक है, और with more fiber such as carrots or potatoes which retain their shape for several minutes। और जिनके पास ज्यादा फाइबर होता है जैसे कि कैरेट और पोटैटोज, ये अपना शेप रिटेन रखते हैं बहुत मिनट्स तक। ये माइल्ड एसिडिक मीडियम विच कैन बी क्रिएटेड बाय एडिंग लेमन जूस और विनेगर इन बॉइलिंग वाटर मेक द फाइबर फर्मर एंड इंक्रीज द कुकिंग टाइम। अब देखो, हमने देख लिया कि टेक्सचर किन चीजों की वजह से बिगड़ रहा है। ठीक है, तो अब हमें एक सोल्यूशन भी चाहिए। अब सोल्यूशन क्या है कि बॉइलिंग वाटर में आप डाल दो कोई भी लेमन जूस या विनेगर। ठीक है, तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट होगा। अब ये जो एसिडिक मीडियम क्रिएट हुआ है इसकी वजह से हमारा जो फाइबर है वो फर्म रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा और हमारा कुकिंग टाइम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। शुगर टू स्ट्रेंथेन्स द फाइबर्स एंड हेल्प द वेजिटेबल और फ्रूट टू रिटेन इट्स शेप। जो शुगर है ये भी स्ट्रेंथन करता है फाइबर को और हेल्प करता है वेजिटेबल और फ्रूट को अपने शेप को रिटेन करने में। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, एल्कलाइन मीडियम जो है, जो कि हम बेकिंग सोडा से क्रिएट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा वेजिटेबल है वो सॉफ्ट हो जाएगा बहुत क्विकली। ठीक है, the above knowledge is applied by a chef while cooking vegetable and fruits। Sugar or acidic medium can be used to cook fruits and vegetable when apart from cooking retaining shape is important। तो शुगर और एसिडिक मीडियम हम तब क्रिएट कर सकते हैं जब फ्रूट और वेजिटेबल का शेप ज्यादा मैटर करता हो कुकिंग के टाइम पे। ठीक है, alkaline medium is usually not used as the vegetables and fruits get mushy and lose shape and appearance completely। अब इसी वजह से, क्योंकि वो मशी हो जाते हैं एल्कलाइन मीडियम में, इसलिए एल्कलाइन मीडियम यूज नहीं होता है। Most vegetables should be cooked to still retain their shape and be tender enough to eat। मोस्टली वेजिटेबल्स को हमें ऐसे कुक करना चाहिए कि उनका शेप बना रहे। ठीक है, अगर उनका शेप बना रहेगा तो वो ज्यादा अच्छे लगते हैं हमें खाने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लेवर। फ्लेवर एंड न्यूट्रिएंट्स आर लीज्ड आउट इन कुकिंग लिक्विड स्पेशली इफ कुक्ड फॉर लॉन्ग टाइम। अगर लॉन्ग टाइम के लिए कुक किया जा रहा है तो क्या होगा कि हमारा जो न्यूट्रिएंट्स और फ्लेवर है वो निकल जाते हैं वेजिटेबल के। हेंस टू कंट्रोल फ्लेवर लॉस कुक फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। इसलिए अगर हमें फ्लेवर वगैरह का लॉस रोकना है तो हमें शॉर्टर ड्यूरेशन, थोड़े टाइम के लिए ही कुक करना चाहिए और कम लिक्विड में कुक करना चाहिए, या तो हमें स्टीम में कुक करना चाहिए। Adding salt in boiling water also helps to reduction in loss of flavor in cooking liquid। अगर हम सॉल्ट यूज करते हैं बॉइलिंग वाटर में तो इससे क्या होता है कि जो हमारा फ्लेवर का लॉस है कुकिंग लिक्विड में ये कम होता है। ठीक है, मतलब अगर हमें फ्लेवर का लॉस
रिड्यूस करना है तो हमें सॉल्ट का यूज करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है टिप्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हाइल प्रोसेसिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसमें हमें बताया जाएगा कि जो हमारे फ्रूट और वेजिटेबल है इन्हें हम जो प्रोसेस करते हैं तो इनके न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो उसकी कुछ टिप्स दी जाएंगी, ठीक है। देयर आर सम बेसिक फैक्टर्स टू कीप इन माइंड व्हाइल प्री प्रिपरेशन एंड कुकिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जब हम वेजिटेबल वगैरह की प्री प्रिपरेशन करते हैं, मतलब उसे धोते वगैरह हैं और उसे कुक करते हैं, तो उसके कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिसे हमें अपने माइंड में रखना जरूरी है, ठीक है। ऑल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। सारे ही जो वेजिटेबल और फ्रूट होते हैं वो गुड सोर्स होते हैं विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, इन सब के, ठीक है। टू विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल। बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये दोनों वाटर सोल्यूबल होते हैं, हेंस दे आर लॉस्ट व्हाइल वॉशिंग। इसलिए जब हम इन्हें धोते हैं तो ये निकल जाते हैं, उसमें से लीच आउट हो जाते हैं। कुकिंग इन लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी में जब हम इसे वॉश करते हैं, ठीक है। और इवन लीविंग द फ्रूट और वेजिटेबल इन वाटर फॉर लॉन्ग आवर्स, और इवन हम इसे जब फ्रूट और वेजिटेबल को बहुत देर तक पानी में छोड़ देते हैं तो भी हमारे विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स जो है ये लॉस्ट हो जाते हैं। इवन ऑक्सीडेशन की वजह से भी लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब हमारा जो भी वेजिटेबल और फ्रूट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सोल्यूबल। जो विटामिन ए है, डी है, ई है और के है, ये फैट सोल्यूबल होते हैं। मतलब इन्हें अगर हम फैट के साथ कुक करते हैं तो क्या होगा, ये फैट में घुल जाते हैं, ठीक है। दीज vitamins आर लॉस्ट इन फैट कंटेंट। जितना भी फैट कंटेंट होता है उसके साथ अगर हम कुक करते हैं तो ये उसमें लॉस्ट हो जाते हैं। फूड प्रिपरेशन टेक्निक सच एज पीलिंग, चॉपिंग एंड कुकिंग मेक an impact on the nutritional value of fruit and vegetables। अब देखो, आप पीलिंग करते हो, चॉपिंग करते हो, कुकिंग करते हो, तो इसकी वजह से भी हमारे न्यूट्रिएंट्स पे क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। एज अ जनरल रूल, कीप कुकिंग टाइम, टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ लिक्विड टू अ मिनिमम। मतलब हमारा जो कुकिंग टाइम है, टेम्परेचर है और जो हमारा कुकिंग लिक्विड है, ये तीनों के तीनों कम होने चाहिए, ठीक है। हाउ फूड्स आर कुक्ड कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट। कैसे खाने को पकाया जा रहा है ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट को। दैट्स बिकॉज मेनी vitamins आर सेंसिटिव टू हीट एंड एयर एक्सपोजर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे vitamins होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं हीट और एयर एक्सपोजर से, ठीक है। जैसे कि विटामिन सी, बी एंड फोलेट, ये सब। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्रीजेस एज कुकिंग टाइम इंक्रीजेस एंड विद हायर टेम्परेचर्स। जैसे कि हमने पढ़ा जो बेसिक रूल, जनरल रूल है उसके बारे में पढ़ा, उसमें क्या बोला कि कुकिंग टाइम जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए और कुकिंग लिक्विड भी कम होना चाहिए। वही चीज इसमें बताया गया है कि जो हमारा जो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो इंक्रीज हो जाता है जब हम कुकिंग टाइम इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर हाई करते हैं, ठीक है। ऐसे कुकिंग मेथड्स जो कि मिनिमाइज करते हैं टाइम को, टेम्परेचर को और जो भी अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है उसको कम करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व रहते हैं। वही सेम जनरल रूल की बात हो रही है, ठीक है। स्टीमिंग इज अ गुड वे टू कुक वेजिटेबल्स क्विकली एंड रिटेन वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे कुकिंग मेथड की बात हो रही है तो यहाँ पे इन्होंने एक कुकिंग मेथड बताया विच इज स्टीमिंग। स्टीमिंग एक गुड वे है, अच्छा तरीका है वेजिटेबल्स को कुक करने का क्विकली, जल्दी, और इसकी वजह से हमारे जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी रिटेन होते हैं, ठीक है। स्टर फ्राइंग इज अनदर वे टू क्विकली कुक अ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स। स्टर फ्राई भी जो होता है ये भी एक दूसरा तरीका है जिससे हम क्विकली वेजिटेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे न्यूट्रिएंट्स भी रिटेन रहते हैं। फॉलो दीज स्टेप्स टू प्रिजर्व न्यूट्रिएंट्स इन किचन। तो यहाँ पे हमें कुछ टिप्स दी हुई है जिससे हम न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। यूज फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच आर इन सीजन। हमें वो वेजिटेबल और फ्रूट यूज करने चाहिए जो कि सीजन में हो,
ठीक है, मतलब जिस सीजन में जो वेजिटेबल फ्रूट आते हैं हमें वो ही यूज करने चाहिए। फ्रेश राइप प्रोड्यूस इन सीजन विल यूजुअली द हाईएस्ट इन न्यूट्रिएंट्स। जो भी फ्रेश और राइप पके हुए जो हम वेजिटेबल लाते हैं जो कि उसी सीजन के होते हैं जिस सीजन वो उगते हैं, तो उनमें हाईएस्ट क्वांटिटी होती है उनके न्यूट्रिएंट्स की। Nutrients are lost with the process of freezing the seasonal produce, hence as far as possible use fresh ingredients. तो हम जो भी वेजिटेबल फ्रूट यूज कर रहे हैं उसे हमें फ्रीज नहीं करना चाहिए। अगर हम फ्रीज करेंगे तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, मतलब सही अमाउंट में वाटर का यूज करना। अप टू 50% ऑफ विटामिन सी, थियामिन, विटामिन B6 एंड फोलेट कंटेंट इन फूड कैन बी लॉस्ट टू द वाटर इट्स कुक्ड इन। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये 50% लॉस्ट हो जाते हैं जब हम इन्हें कुक करते हैं पानी के अंदर। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, अब हमें ये करना है कि जो वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उन्हें रिटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यूज कुकिंग मेथड्स लाइक स्टीमिंग, हमें स्टीमिंग मेथड यूज करना चाहिए, स्टर फ्राइंग यूज करना चाहिए जिसमें हमारा कम पानी यूज होता है। यूज लेस वाटर इन स्टीमिंग, कम पानी यूज करो स्टीमिंग में, बॉइलिंग में। ठीक है, एंड रीयूज कुकिंग वाटर इन सूप्स, और जो भी आपने वाटर यूज किया था उसे फिर से रीयूज कर लो सूप्स के लिए, सॉसेस के लिए, और डो वगैरह भी बना सकते हो उससे। और जूसेस टू कैप्चर एस्केप्ड न्यूट्रिएंट्स, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स पानी से निकल गए हैं उससे जूस वगैरह बना लो, ये सब चीजें बना लो। ठीक है, तो आपके न्यूट्रिएंट्स आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप है शॉर्ट कुकिंग ड्यूरेशंस, मतलब कुकिंग ड्यूरेशन को कम करना। ठीक है, कुकिंग टाइम मतलब कुकिंग टाइम को कम करना। एज अ रूल ऑफ थंब, द लॉन्गर फूड्स आर एक्सपोज टू हीट द मोर न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट। जैसा कि आपको पता है कि जो फूड है उसको जितना ज्यादा हम हीट से एक्सपोज रखेंगे उतने ज्यादा हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। To reduce cooking times, cover the pot to retain heat and avoid evaporation. ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि अगर हमें कुकिंग टाइम को रिड्यूस करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पॉट को कवर कर देना चाहिए ताकि जो हमारा हीट है वो रिटेन रहे, बना रहे। एंड हमें अवॉइड करना चाहिए इवेपोरेशन को। प्लेस वेजिटेबल्स इन ऑलरेडी बॉइलिंग वाटर एंड लर्न टू एंजॉय मोस्ट वेजिटेबल्स विद अ क्रंचियर टेक्सचर। जो वेजिटेबल है उसे ऐसे पानी में डालो जो कि पहले से बॉईल हो रहा हो। ठीक है, इससे आपका कुकिंग ड्यूरेशन कम होगा। एंड लर्न टू एंजॉय मोस्ट वेजिटेबल्स विद अ क्रंचियर टेक्सचर, और वेजिटेबल्स को क्रंचियर टेक्सचर के साथ खाना एंजॉय करना सीखो। ठीक है, नेक्स्ट हमारी टिप आती है कट इन बिगर पीसेस, मतलब बड़े बड़े पीसेस में वेजिटेबल फ्रूट को काटो। चॉपिंग फूड्स इनटू स्मॉलर पीसेस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। जब हम फूड को स्मॉलर पीसेस में काटते हैं तो क्या होता है कि इसकी वजह से हमारा जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। एक्सपोज टू लाइट, हीट एंड वाटर, थ्री फैक्टर्स दैट डिग्रेड न्यूट्रिएंट्स। तो अब सरफेस एरिया जो बड़ा है इसकी वजह से क्या होगा कि ये ज्यादा एक्सपोज होगा लाइट से, हीट से, वाटर से। ठीक है, तो ये जो है लाइट, हीट, वाटर, ये कुछ 3 फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिग्रेड होते हैं। एंड यहाँ पे हमें कुछ एक्सेप्शन दी हुई है जो कि गार्लिक है और दूसरी उसकी एलियम फैमिली विच इज अनियन, लीक, शैलड्स, ये सब अगर हम स्मॉलर पीसेस में काटते हैं तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनके न्यूट्रिएंट्स डिग्रेड नहीं होते। ठीक है, chopping these foods and keeping them for about 10 minutes before cooking increases their active components. तो इसमें क्या बताया गया है, जो भी हमारा फूड है उसे हमने चॉप किया और हमने उसे 10 मिनट के लिए रख दिया। इसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है करेक्ट स्टोरेज। न्यूट्रिएंट लॉस इन मेनी फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन बी डिक्रीज्ड विथ कूलर टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड लेस एयर कांटेक्ट। जो न्यूट्रिएंट लॉस है बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल का वो कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है जब टेम्परेचर कम होता है और हाई ह्यूमिडिटी होती है और कम एयर होती है। ठीक है, स्टोर प्रोड्यूस इन एयर टाइट कंटेनर इन द फ्रिज।
जो भी हमारा फ्रूट और वेजिटेबल है उसे हमें एयर टाइट कंटेनर में रखने के बाद उसे फ्रिज में रख देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, उसका न्यूट्रिएंट लॉस कम होगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखना चाहिए, कम एयर घुसेगी उसमें। ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी होगी और टेम्परेचर कम होगा फ्रिज की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारी टिप है, रिंस फ्रेश वेजिटेबल वेल जस्ट बिफोर यूजिंग। जो भी हमारा वेजिटेबल है उसे हमें रिंस करना चाहिए यूज करने से पहले। इवन दोज विद स्किन नीड टू बी वॉश टू रिमूव बैक्टीरिया। जिन वेजिटेबल्स पे स्किन है तो उस स्किन को वॉश करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बैक्टीरिया होंगे, इंसेक्ट होंगे, पेस्टिसाइड वगैरह होगा, तो इसलिए रिंस करना बहुत जरूरी है। डू नॉट सोक वेजिटेबल एज दैट कैन रिमूव की न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी। हमें वेजिटेबल्स को सोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो की न्यूट्रिएंट है जैसे कि विटामिन सी वो रिमूव हो जाता है। एज वी ऑल नो वाटर सोल्यूबल होता है, तो हम अगर सोक करके रखेंगे ज्यादा देर तक तो क्या होगा कि विटामिन सी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टिप है, वॉश होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो पूरा का पूरा फ्रूट और वेजिटेबल है उसे हमें वॉश करना चाहिए। वॉशिंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आफ्टर कटिंग लीड्स टू मोर न्यूट्रिएंट्स बीइंग लीच्ड आउट इन वाटर। वॉश होल एंड देन कट। तो जब हम वेजिटेबल और फ्रूट को कट करने के बाद वॉश करते हैं तो क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीच आउट हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, तो इसलिए हमें इसे पहले ही वॉश कर लेना चाहिए और उसके बाद कट करना चाहिए। ठीक है, eat fruits and vegetables raw whenever possible in salads and smoothies, or as whole fruits and vegetables every day for a balanced diet. So यहाँ पे इन्होंने बेसिकली क्या कहा है कि फ्रूट और वेजिटेबल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशंस ऑफ शिल्पी। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 4 सूप्स ऑफ फूड प्रोडक्शन क्लास 10th। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि सूप्स की डेफिनेशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डाइट में, और इसकी क्लासिफिकेशंस और कुछ सूप्स की रेसिपी भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सूप्स। तो जो सूप्स होते हैं वो एक लिक्विड फूड होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है मीट, फिश, पोल्ट्री, वेजिटेबल वगैरह को पका के, एंड इसमें डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस वगैरह यूज़ होते हैं, जैसे बे लीफ, क्लॉव्स, पेपरकॉर्न्स, हर्ब्स वगैरह भी यूज़ होते हैं, जैसे कोरिएंडर, थाइम, बेसिल वगैरह। ठीक है, ये जो सूप है इसे हम मील के बिगिनिंग में सर्व करते हैं, क्योंकि ये जो सूप होता है इसे हेल्दी फूड माना जाता है एंड डाइजेस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। ये हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, बहुत सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड वगैरह हमें प्रोवाइड हो जाता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस वजह से हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ्लूइड की ज़रूरत होती है। तो इसमें भी फ्लूइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो हमारी बॉडी को फ्लूइड सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, 1 बोल फुल ऑफ सूप जो होता है वो हमें गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल वगैरह प्रोवाइड कर देता है। जो सूप है उसे सर्व किया जाता है ब्रेड वगैरह के साथ, जैसे टोस्ट, स्टिक्स, रोल्स वगैरह। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सूप्स। तो डिपेंडिंग ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ सूप, मतलब जो सूप की कंसिस्टेंसी है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारे पास थिन सूप होते हैं, थिक सूप होते हैं। जो थिन सूप होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी जो होती है थोड़ी वाटरी होती है, थोड़ी पानी की तरह होती है, एंड ये थोड़े से थिक होते हैं क्योंकि इसमें जो स्टार्च इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ होता है वो इसे थोड़ा सा थिक कर देता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें थिक सूप्स की, जो थिक सूप्स होते हैं वो पर्पसली थिक किए जाते हैं, मतलब वो थिक ऑलरेडी नहीं होते हैं। इनमें हम और ज़्यादा स्टार्ची इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, और तब जाके इसमें थोड़ा थिकनेस आती है। ठीक है, लेकिन जो थिन सूप होते हैं उसमें ऑलरेडी जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए होते हैं उनमें थोड़ी स्टार्च वगैरह प्रेजेंट होती होगी, तो उसके वजह से ही वो थोड़े से थिक हो जाते हैं। लेकिन जो थिक सूप होते हैं उन्हें और ज़्यादा थिक करने के लिए हम अलग से स्टार्च इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए जानना कि जो सारे सूप्स होते हैं उन्हें हम गरम सर्व नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे सूप्स हैं जिन्हें हम ठंडा सर्व करते हैं, जैसे कि जेलिकॉन्सिम, गस्पाचो, विशेस्या, सरकी, ये सारे जो होते हैं इन्हें ठंडा सर्व किया जाता है और ये बहुत रिफ़्रेशिंग होता है समर्स में। एंड यहाँ पे हमें कुछ इनकी क्लासिफिकेशन हुई है सूप की, जैसे थिन सूप में आ जाता है क्लियर सूप, ब्रॉथ, थिक सूप में आ जाता है क्रीम सूप, प्योरे सूप, बिस्क,
वेलोते, शॉर्डर्स, इंटरनेशनल में आ जाता है मलिगेटॉनी, फ्रेंच अनियन सूप, माइनस्ट्रॉन। ठीक है, अब इनके बारे में हम और ज़्यादा ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है थिन सूप्स। जो थिन सूप्स होते हैं इनमें सबसे पहले आता है क्लियर सूप। जो क्लियर सूप होता है ये इसे हम फ्रेंच नेम से भी जानते हैं जो कि है कॉन्सम नाम से भी इसे हम ज़्यादातर जानते हैं। एंड इसे हम प्रिपेयर करते हैं जो लेफ़्ट ओवर जो बचे हुए बोन्स होते हैं और वेजिटेबल होते हैं उनके थ्रू हम एक स्टॉक प्रिपेयर करते हैं और उसे हम क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीट और एग्स की हेल्प से हम उस स्टॉक को क्लियर करते हैं। और ये जो सूप होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये लाइट होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। इसमें से मीठी फ्लेवर आ रही होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मीठी फ्लेवर होती है, प्रेजेंट होती है इसमें। तो नेक्स्ट आता है ब्रॉथ। जो ब्रॉथ होता है ये सिंपल थिन सूप होता है। इसे हम प्रिपेयर करते हैं मीट, वेजिटेबल इन सब का यूज़ करके। मतलब इस सूप में पर्टिकुलरली मीट भी यूज़ हो सकता है, पर्टिकुलरली वेजिटेबल भी यूज़ हो सकता है, या फिर दोनों भी एक साथ यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, ये होलसम होता है, न्यूट्रिशियस होता है। यूजुअली स्मॉल पीसेस जो मीट या फिर वेजिटेबल जो यूज़ हुए होते हैं उसके इसमें प्रेजेंट होते हैं। साथ में जिस कुकिंग लिक्विड में इन मीट वेजिटेबल वगैरह को पकाया जाता है वो भी इस ब्रॉथ में प्रेजेंट होता है, इस सूप में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है थिक सूप। जो थिक सूप्स होते हैं ये ओपेक होते हैं। ओपेक मतलब इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट नहीं होता है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है बहुत थिक होती है क्योंकि इसमें जो थिकनिंग एजेंट्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं, स्टार्च इंग्रेडिएंट वगैरह यूज़ होते हैं ताकि इसको थोड़ा थिक किया जा सके। ठीक है, तो इसमें हमारे क्रीम सूप, प्योरे सूप, बिस्क, वेलोटे, शॉर्डर वगैरह आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रीम सूप के बारे में। जो क्रीम सूप होता है इसको हम चिकन, मीट और किसी भी वेजिटेबल को यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, एंड जो भी इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ हुआ होता है, मेन इंग्रेडिएंट, उसके नाम से ही इसे जाना जाता है। जैसे कि अगर चिकन यूज़ हुआ है तो क्रीम ऑफ चिकन के नाम से जान लिया जाएगा, मतलब नाम से बुलाया जाएगा। और अगर कॉलीफ्लावर यूज़ हुआ है तो क्रीम ऑफ कॉलीफ्लावर बोला जाएगा। अगर पीस यूज़ हुआ है तो क्रीम ऑफ पीस बोला जाएगा। तो जो भी मेन इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ होता है ना तो उसी का कलर इसमें आ जाता है, उसी का टेस्ट आ जाता है। ठीक है, चाहे इसमें और ज़्यादा अलग अलग इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ हुए होते हैं लेकिन स्टिल जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उसका टेस्ट सबसे ज़्यादा आता है इसमें, क्योंकि जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में यूज़ हुए होते हैं और इसमें मिल्क, क्रीम वगैरह भी ऐड किया जाता है। उसके बाद आता है प्योरे सूप। जो प्योरे सूप होता है इसमें ड्राई लेग्यूम्स और फ्रेश स्टार्ची वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ होते हैं। इसको कुक किया जाता है और फिर कुक करने के बाद इसे प्योरे कर लिया जाता है। जो स्टार्च इसमें प्रेजेंट होता है, जो भी स्टार्च इन वेजिटेबल वगैरह में प्रेजेंट होता है वही हमारे सूप को थिक करने में हेल्प करता है। इसमें हम क्रीम डालते हैं, मतलब इसमें हम क्रीम यूज़ भी कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। और इसके एग्जांपल है प्योरे ऑफ पोटैटोज़, प्योरे ऑफ लेंटिल्स, प्योरे ऑफ पम्पकिन्स एट्सेट्रा। उसके बाद आता है बिस्क सूप। जो बिस्क सूप होता है इसमें क्या होता है, शेलफिश यूज़ होता है एंड यूजुअली इसे थिक किया जाता है राइस को यूज़ करके। उसके बाद आता है वेलोते सूप। जो वेलोते सूप होता है इसमें मीट, वेजिटेबल के स्टॉक को यूज़ किया जाता है जिसे थिकन किया जाता है फ्लोर को यूज़ करके, लेकिन वो फ्लोर कोई ऐसा वैसा नहीं होता है, उसे हम लाइट ब्राउन कुक कर लेते हैं तब जाके हम उसे एज अ थिकनिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम एग यॉक और क्रीम का मिक्सचर ऐड करते हैं और इसका एग्जांपल है चिकन वेलोते। ठीक है, उसके बाद आता है शॉर्डर्स। जो शॉर्डर होता है एक सी फूड या फिर वेजिटेबल स्ट्यू होता है। इसे हम ऑफन सर्व करते हैं, अक्सर सर्व करते हैं मिल्क और क्रीम के साथ और मोस्टली इसे हम खाते हैं सॉल्ट एंड क्रैकर्स के साथ। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल सूप्स। इंटरनेशनल सूप्स जो होते हैं ये उस अपने ओरिजिन के नाम से ज़्यादातर जाने जाते हैं कि जहाँ पे ये बने हुए होते हैं। जैसे इंडिया में मलिगेटॉनी बना है तो वो
इंडिया के ओरिजिन के मतलब अपने ओरिजिन के नाम से ज़्यादातर जाने जाते हैं, ठीक है। दीज सूप्स आर सेपरेटली क्लासिफाइड एज इंटरनेशनल सूप्स, इन्हें हम सेपरेटली क्लासीफाई करते हैं एज इंटरनेशनल सूप। कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं मलिगेटोनी फ्रेंच अनियन सूप जो कि फ्रांस से है, माइनस्ट्रॉन जो कि इटली से है। अब इनके बारे में थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं। जो मलिगेटोनी होता है, इस सूप में ब्रॉथ होता है चिकन का, लैम्ब का, फ्राइड अनियंस होते हैं एंड स्पाइस्ड किया जाता है इसे करी पाउडर के साथ, और ऑफन वेजिटेबल, नट, एप्पल्स, राइस इन सब को ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद आता है फ्रेंच अनियन सूप जो कि फ्रांस से है। ये एक तरह का ऐसा सूप होता है जो कि मेनली बेस्ड होता है मीट स्टॉक के ऊपर और अनियंस के ऊपर, ठीक है। इसे अक्सर सर्व किया जाता है ग्रेटिनेटेड क्रूटॉन्स के साथ और चीज़ होता है इसके टॉप पर। फ्रेंच अनियन सूप के बाद आता है माइनस्ट्रॉन जो कि इटली से है, और जो माइनस्ट्रॉन होता है वो एक थिक सूप होता है। इसमें वेजिटेबल वगैरह यूज़ होता है और इसमें ज़्यादातर पास्ता, राइस वगैरह भी ऐड किया जाता है। इसके कॉमन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो है बीन्स, अनियंस, सैलरी, कैरेट, स्टॉक एंड टमाटोज। तो यहाँ पे हमारा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशंस ऑफ शिल्पी। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 5 ऑफ फूड प्रोडक्शन विच इज़ सैलेड्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम सैलेड के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट चीज़ें सैलेड के बारे में हम सीखने वाले हैं, और इसके कितने पार्ट्स होते हैं सैलेड के उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एंड सैलेड के कितने टाइप्स होते हैं हम उसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू सैलेड्स। तो इसमें हमें बताया गया है कि किचन में बहुत सारे टाइप के हम फूड बनाते हैं, ठीक है, जिसमें जो सैलेड है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सैलेड को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ एंड कुक्ड इंग्रेडिएंट्स। मतलब सैलेड में हमारे पास रॉ भी चीज़ें होती है और कुक्ड इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि सर्व किया जाता है जनरली कोल्ड, मतलब ठंडा सर्व किया जाता है, गर्म नहीं होता है। चाहे वो कुक्ड हो चाहे वो रॉ हो, उसे ठंडा सर्व किया जाता है और उसके ऊपर ड्रेसिंग्स होती हैं। जो फ्रेशनेस और वैरायटी होती है इंग्रेडिएंट की, वो रिक्वायर्ड होती है एक अच्छे सैलेड के लिए। मतलब एक अच्छा सैलेड अगर हमें बनाना है तो चीज़ों की फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी में होते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है सैलेड, ठीक है। आगे चलते हैं। तब आता है डेफिनेशन। सैलेड जो है इसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एज अ कोल्ड डिश, ठीक है, एंड इसमें वेरियस मिक्सचर होता है, मतलब मिक्सचर होता है रॉ और कुक्ड वेजिटेबल्स का, और दूसरे आइटम्स भी होते हैं इसमें, दूसरे फूड आइटम्स। यूजुअली इसे सीज़न किया जाता है ऑयल के साथ, विनेगर के साथ और दूसरी ड्रेसिंग के साथ, और कभी कभी इसमें मीट, फिश वगैरह और दूसरे कुछ इंग्रेडिएंट्स भी डाल दिए जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सैलेड। सैलेड 4 टाइप के होते हैं: वेजिटेबल सैलेड, फ्रूट सैलेड, पास्ता सैलेड एंड प्रोटीन सैलेड। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेजिटेबल सैलेड के बारे में। तो वेजिटेबल सैलेड जो होता है इसमें क्रंची वेजिटेबल्स यूज़ हुए होते हैं एंड इसे एपेटाइज़र के तरह भी किसी भी मील में यूज़ किया जाता है। एंड जो वेजिटेबल्स है वो कुक भी हो सकते हैं और रॉ भी हो सकते हैं, मतलब कच्चे भी हो सकते हैं और पके हुए भी हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे टॉस सैलेड और कॉलेस्लॉ सैलेड, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आता है फ्रूट सैलेड। फ्रूट सैलेड में क्या होता है कि जो सैलेड है इसमें फ्रेश फ्रूट्स होते हैं जो कि कट होते हैं एंड इसे हम डिज़र्ट की तरह भी सर्व करते हैं एंड एपेटाइज़र की तरह भी सर्व करते हैं। जो कैंड फ्रूट्स होते हैं, जो कैन में फ्रूट्स आते हैं ना, तो उन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं फ्रूट सैलेड बनाने के लिए। एंड फ्रूट सैलेड में हम हनी लेमन ड्रेसिंग भी डालते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है पास्ता सैलेड। तो पास्ता सैलेड में क्या होता है कि बॉइल्ड फैंसी पास्ता होते हैं, ठीक है। फैंसी मतलब सुंदर सुंदर पास्ता होते हैं एंड जो कि बॉइल्ड होते हैं, ठीक है। इनमें कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिन पे थोड़ी बहुत ड्रेसिंग डली होती है, ठीक है। तो इस सैलेड में क्या होता है कि फैंसी बॉइल्ड पास्ता होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोटीन सैलेड। प्रोटीन सैलेड में क्या होता है, ये जो सैलेड होता है वो बना होता है चिकन, हैम, बीफ, कट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी होते हैं और उसके साथ साथ ड्रेसिंग होती है, ठीक है। ये जनरली सर्व किया जाता है मेन कोर्स के साथ। हैम, चिकन सैलेड, शेफ सैलेड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। जो सैलेड है उसे हम फर्दर भी क्लासीफाई कर सकते हैं सिंपल सैलेड और कंपाउंड सैलेड पे। सिंपल सैलेड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक टाइप का ही वेजिटेबल जो होता है प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर ड्रेसिंग्स वगैरह डली होती है, ठीक है। कंपाउंड सैलेड क्या होता है,
इसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ सैलेड पे। तो सैलेड के पार्ट्स होते हैं बेस, बॉडी, ड्रेसिंग एंड गार्निश। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेस क्या होता है। तो बेस जो होता है सैलेड का वो जनरली लीफी ग्रीन्स होते हैं, मतलब कोई भी लीफ जो होती है वो बेस बना दी जाती है। जो लीफी ग्रीन्स होते हैं वो हेल्प करता है प्लाटर को कवर करने में, ठीक है, जो कि एक कॉन्ट्रास्ट देता है कलर में। एंड जो बेस है वो बाउंड करता है सैलेड के साथ एंड द सैलेड लुक्स मोर अपीलिंग। और जो मतलब जो सैलेड ऊपर का होता है, मतलब ऊपर की जो मेन बॉडी होती है वो बेस के साथ क्या करता है, बाउंड करता है, मिलता है एंड बहुत ज़्यादा आई अपीलिंग बनाता है सैलेड को, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। जो लेटस यूज़ होते हैं एज अ बेस वो होते हैं रेड लीफ, रेडिशियो, आइसबर्ग, एरिग्यूला, फ्रीसी एट्सेट्रा। यहाँ पे हमें बहुत सारे नेम दिए हुए हैं लीफी ग्रीन्स के, मतलब लेटस के। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि बॉडी क्या होता है। बॉडी जो होता है वो मेन पार्ट होता है सैलेड का एंड ये सैलेड को बॉडी प्रोवाइड करता है। और ये सैलेड को नाम भी देता है कि मतलब जैसा बॉडी में चीज़ें इंग्रेडिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है सैलेड को नाम मिल जाता है। और जो मेन टेस्ट होता है वो डिपेंड करता है बॉडी पे, कि बॉडी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट वगैरह हैं, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं बॉडी में वो होते हैं चिकन, फ्रूट्स, वेजिटेबल एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आती है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग जो होती है वो एक सॉस होती है जिसे हम सर्व करते हैं सैलेड के साथ या फिर सैलेड के ऊपर, ठीक है। एंड ये बहुत नेसेसरी पार्ट होता है सैलेड का, क्योंकि एक ये टेस्ट डेवलप कर देता है सैलेड में, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि विदाउट ड्रेसिंग जो है सैलेड इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है टार्टनेस, स्पाइसीनेस, मॉइस्टनेस एंड फ्लेवर, ठीक है। कुछ फेमस ड्रेसिंग जो है वो है विनेग्रेट, थाउजेंड आइलैंड एंड मेयोनेज़ एट्सेट्रा। तो अब आगे चलते हैं। इसमें बताया गया है गार्निश के बारे में। तो गार्निश जो होता है वो एक ऑप्शनल पार्ट होता है सैलेड का एंड जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये मतलब उसकी वैल्यू, जो सैलेड की वैल्यू है उसे एनहांस ही करता है, ठीक है, मतलब सुंदर लगता है सैलेड देखने में। ड्रेसिंग डालने का मेन पर्पस ये होता है कि ये आई अपील ऐड करता है, मतलब सैलेड को और ज़्यादा सुंदर दिखाता है। एंड ये सिंपल भी हो सकता है, कॉम्पोजिट भी हो सकता है, मतलब एक ही हम ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर डिफरेंट ड्रेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो गार्निश है अगर इसे हम बढ़ा देंगे, इलाबोरेट कर देंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसके वजह से वो सैलेड को डोमिनेट करेगा, मतलब यहाँ पे सैलेड कम दिखाई देगा और गार्निश ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ गार्निशेस के एग्जाम्पल बताए जैसे चारी, मिंट स्प्रिग्स, कोरिएंडर, ग्रीन स्प्रिग्स, लेमन वेजेस एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। सो आई होप कि आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है मैं उस पर आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। सो थैंक्स फॉर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ शिल्पी। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 6 सैंडविचेस के बारे में और फूड प्रोडक्शन क्लास 10। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सैंडविचेस के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ सैंडविचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सैंडविचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और कैनपीज़ के बारे में भी जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। अ सैंडविच कैन बी डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ फूड प्लेस बिटवीन द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो इसमें क्या बताया गया है कि कुछ स्लाइसेस ऑफ ब्रेड होती है, उसके बीच में क्या होता है, फूड स्टफ़ कर दिया जाता है और इसी को हम सैंडविच बोलते हैं। उसके बाद इसमें बताया कि जो ब्रेड होती है वो एज अ रैपर काम करती है उस फूड के लिए। मतलब यहाँ पे आप देखते हो ये 2 ब्रेड है और उसके बीच में खाना है, फूड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 2 स्लाइसेस हैं, 2 या 3 स्लाइसेस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो स्लाइसेस है वो उस फूड को कवर कर रही है, तो वो एज अ रैपर काम कर रही है उस फूड के लिए। बहुत सारी सैंडविचेस की वेरिएशन हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलती है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जो सैंडविच है वो परफेक्ट बैलेंस होता है टेम्परेचर का, टेक्सचर का, फ्लेवर का और अपीयरेंस का। जो सैंडविच होता है वो हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी, मतलब ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, क्रंची हो सकता है, च्यूई हो सकता है, सिंपल हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सैंडविचेस की। सबसे पहले आता है ब्रेड। जो ब्रेड होता है उसकी बहुत सारी वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंच ब्रेड, पिटा ब्रेड, फोकेसिया ब्रेड, पनीनी ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड,
राई ब्रेड एट्सेट्रा। जो ब्रेड यूज़ होती है सैंडविच के लिए वो 12 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा फ्रेश भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर वो सॉगी हो जाएगी। जो ब्रेड यूज़ होती है सैंडविच बनाने के लिए उसे हमें रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए और हीट से दूर रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है स्प्रेड। स्प्रेड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सैंडविच का और ये एज अ सीलिंग मटेरियल एक्ट करता है सैंडविच के लिए और उसे सॉगी होने से भी बचाता है, ठीक है। ये फ्लेवर ऐड करता है ब्रेड में और मॉइस्चनिंग एजेंट की तरह काम करता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो स्प्रेड में होना बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि उसका सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, स्प्रेडेबल होनी ज़रूरी होती है, रिच माउथ फील मतलब टेस्टी होना बहुत ज़रूरी होता है और जो स्प्रेड है उसे स्टोर करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, मतलब अच्छे से स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहे। यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए स्प्रेड के, जैसे बटर, जैम, मार्मलेट्स, मेयोनेज़, चटनीज़ एट्सेट्रा। अब आगे चलते हैं। फिर आता है फिलिंग। फिलिंग जो होता है इसका पर्पस ये होता है कि ये फ्लेवर, बॉडी, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स, कंप्लीटनेस जो है सैंडविच को प्रोवाइड करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फिलिंग जो होती है वो यूज़ की जाती है, जैसे कि बीफ, पॉर्क, लैम, फिश, एग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, डार्क टर्की एट्सेट्रा। इन सब की जो फिलिंग्स है वो यूज़ की जाती है सैंडविचेस में। फिलिंग का कंट्रीब्यूशन सैंडविच में 1/3 होना चाहिए और जो फिलिंग है वो हमेशा फुल ऑफ फ्लेवर होनी चाहिए और जो भी हम अगर मीट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वो विदाउट बोन होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैंडविचेस की। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडविचेस हैं वो होते हैं कोल्ड ओपन सैंडविच एंड कोल्ड क्लोज सैंडविच। तो कोल्ड ओपन सैंडविच कौन से होते हैं? कोल्ड ओपन सैंडविच जो होता है वो सिंगल स्लाइस से बना होता है एंड इसमें क्या होता है कि एक स्लाइस के ऊपर ड्रेसिंग वगैरह डाल दी जाती है, टॉपिंग वगैरह कर दी जाती है, तो ये हमारा बन जाता है कोल्ड ओपन सैंडविच। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें देखिए एक ब्रेड होती है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत वेजिटेबल वगैरह ये सब टॉपिंग वगैरह डाल दी जाती है, स्प्रेड वगैरह डाल दिया जाता है और ये हमारा कोल्ड ओपन सैंडविच तैयार हो जाता है। अब आगे बात करते हैं कोल्ड क्लोज सैंडविच जो आप यूजुअली खाते हो। इसमें क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा स्लाइस ऑफ ब्रेड का यूज़ होता है एंड ये सिंपल भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं क्लोज सैंडविचेस के। तो यहाँ पे बताया गया है कन्वेंशनल लंच बॉक्स सैंडविच, टी सैंडविच, बुफे सैंडविच, डबल डेकर सैंडविच, क्लब सैंडविच, फैंसी सैंडविच एंड हॉट सैंडविच। अब आगे बात करते हैं कैनेपीज़ की। तो जो कैनेपीज़ होते हैं ये सैंडविच नहीं होते हैं, ये 1 बाइट साइज़ पीस होते हैं ऑफ डेकोरेटेड ब्रेड स्लाइस, मतलब छोटे से ब्रेड स्लाइस होते हैं, उस पर क्या होता है टॉपिंग वगैरह डाल दी जाती है और ये 1 बाइट होता है, मतलब एक बाइट में ही खा लिया जाता है, तो इसी को हम कैनेपीज़ बोलते हैं और ये सैंडविच नहीं होता है, ठीक है। कैनेपीज़ में जो बेस होता है वो क्रिस्पी होना ज़रूरी होता है एंड जो पीस ऑफ बिस्किट है उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ बेस फॉर कैनेपीज़ एंड इसे ऑफन सर्व किया जाता है ड्यूरिंग कॉकटेल आवर्स। जो कैनेपीज़ है उसमें टॉपिंग हो सकती है फ़िश की, चिकन की, हैम की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल की एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद कैनेपीज़ जो है जनरली सर्व किए जाते हैं ऑन अ कैनेपी सैल्वर और इसे खाया जाता है फ्रॉम अ स्मॉल कैनेपी प्लेट। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है सैंडविच तो वो कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।